नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी जो सब्जेक्ट है एंटोमोलॉजी, बात करते हैं तो बेनिफिशियल इंसेक्ट और उनका मैनेजमेंट, जो कि अपने लगभग यूनिवर्सिटीज में वो 6th सेमेस्टर की सब्जेक्ट है। तो उसी के रिगार्डिंग अपन बात करने वाले हैं और उसके कंप्लीट सिलेबस की अपन रिवीजन करने वाले हैं, कंप्लीट सिलेबस को समझने वाले हैं कि जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है वो अपने को किस प्रकार से पढ़ने हैं और किस प्रकार से याद करने हैं, अपन क्यों पढ़ते हैं क्यों नहीं पढ़ते हैं, सारी चीजें अपन क्या करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। और सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आपके पेपर वगैरह कैसे क्या जा रहे हैं और बाकी की जो सब्जेक्ट की क्लासेस हो गई तो वो कैसे क्या समझ में आई, ये फीडबैक आपको जरूर देना है। शिलोनी बेटा, गुड मॉर्निंग। और इसके साथ में ही अपन बात करेंगे बेटा, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट का ओल्ड पेपर सॉल्यूशन आ चुका है। ओल्ड पेपर सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आ चुका है, तो उसको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो आप जाकर देख सकते हो ब्राइट एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले क्या सर्च करना है, सबसे पहले सर्च करना है आपको एंटो 321, या जो भी आपकी इसका जो टाइटल है वो सर्च कर लेना कि मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट ब्राइट एग्रो क्लासेस ओल्ड पेपर सॉल्यूशन। बस इतना सा आपको सर्च करना है, सारी चीजें आपको क्या हो जाएगी बेटा, अवेलेबल हो जाएगी। कोई भी सब्जेक्ट का मटेरियल आपको सर्च करना है तो उसका टाइटल प्लस ब्राइट एग्रो क्लासेस आप सर्च करोगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। और इसके साथ में ही जो जो साथी जुड़ चुके हैं, एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, फिर इसके बाद में इस सब्जेक्ट को अपन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाकर अपन समझने वाले हैं। ठीक है बेटा, 3-4 कीट है अपने बेनिफिशियल इंसेक्ट, 3-4 के बारे में मेनली अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो एक बार सभी साथी, एक बार जितने भी साथी जुड़ चुके हैं वो सभी साथी कमेंट करेंगे। अगर उनका कमेंट नहीं हो पा रहा है तो बेटा आप सभी के पास में नोटिफिकेशन भी नहीं आता होगा वीडियो का, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके और फिर कमेंट करें, तब आपका कमेंट यहाँ पर शो हो पाएगा। और अपने सभी प्यारे साथियों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और इसके साथ में आज इस सुबह को अपन नाम करते हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट के नाम। किसके नाम करते हैं बेटा, बेनिफिशियल इंसेक्ट के नाम बात करते हैं। और सबसे पहले अपन बात करते हैं तो बेनिफिशियल इंसेक्ट क्या होता है बेटा। इंसेक्ट की बात करते हैं, इंसेक्ट किसे बोलते हैं, कीट। क्या कीट, सभी कीट हानिकारक होते हैं? आप बताइएगा मेरे को, क्या सभी कीट हानिकारक होते हैं क्या? अरे बताइएगा, सभी कीट हानिकारक होते हैं क्या? बताओ जल्दी से। सभी साथियों का जवाब आ रहा होगा कि क्यों सर, सभी तो होते हैं। सभी तो क्या होते हैं, सभी तो हानिकारक होते हैं। हमारी नजर में तो सारे के सारे क्या है, हानिकारक है। पर बेटा मैं बोलता हूं नहीं। हाँ, मैं मान सकता हूं कि 90% हानिकारक है, पर सभी क्या नहीं है, हानिकारक नहीं है। सभी क्या नहीं है बेटा, हानिकारक नहीं है। ये आपको माइंड में रखना है कि अपने जो कीट होते हैं वो लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, लाभदायक और इसके साथ में हानिकारक। बेनिफिशियल और हार्मफुल दो होते हैं। इसके साथ में पेस्ट, एक वर्ड आता है बेटा पेस्ट। पेस्ट ऑलवेज क्या होता है, ये हमेशा हार्मफुल होता है। ये क्या होता है बेटा, हमेशा हार्मफुल होता है। पर अगर इंसेक्ट की बात करते हैं तो इंसेक्ट हार्मफुल भी होता है और इसके साथ में बेनिफिशियल भी होता है। अब अपने को पढ़ना है बेनिफिशियल जो लाभदायक कीट है, बेनिफिशियल इंसेक्ट है या लाभदायक कीट है, इन लाभदायक कीटों का प्रबंधन। इन कीटों का प्रबंधन, इन कीटों के प्रबंधन की भी बात करेंगे, क्यों प्रबंधन करेंगे वो भी बात करेंगे। पहले आप मेरे को सर इतना बता दीजिएगा, श्रेया, इसके साथ में अर्चना, नीरज, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग बेटा, सभी साथियों को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और अब देखिएगा, समझो बेटा बहुत शानदार सब्जेक्ट है, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। अब देखिएगा, अपन बात करते हैं सबसे पहले इधर लाभदायक कीटों का अपने को प्रबंधन करना है। क्या करना है बेटा, लाभदायक कीटों का प्रबंधन करना है। लाभदायक कीटों का प्रबंधन क्यों करना है, लाभदायक कीट कौन कौन से होते हैं, तो इनसे आपको समझना है। किनसे समझना है, इनसे आपको समझना है। भी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और इसके बाद में है डी और इसके बाद में आ जाएगा पी। अब इन सभी के नामों से अपन क्या करेंगे बेटा, इन सभी के माध्यम से अब अपन क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सबसे पहले पी के बारे में देखो, जो पोलिनेशन करते हैं दैट इज पोलिनेटर्स। क्या हो जाएंगे,
पॉलिनेटर्स, इनको बोल सकते हो परागणकारी। इसके बाद में दूसरा अपने पास में आता है बेटा जिसको अपन प्रीडेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रीडेटर्स बोलते हैं। थर्ड की अगर अपन बात करते हैं पैरासिटोइड आता है, पैरासिटोइड जो कि दूसरों पर अंडा देते हैं, अंड परजीविया, पैरासिटोइड्स। ठीक है, इसके बाद में डी की बात करते हैं, डीकंपोजर्स। अरे क्या होते हैं? डीकंपोजर्स जो कि अपघटन करते हैं। और लास्ट पी की बात करते हैं, लास्ट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स। बेटा नाम से ही क्लियर हो जाएगी सारी सब्जेक्ट, इधर ध्यान से देख लेना एक बार। जेट वालों के लिए नहीं है बेटा, ये बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। मधुमक्खी वगैरह आ भी जाती है, मधुमक्खी पूछ लिया जाता है, लाख का कीट है, तो उसमें आप देख भी सकते हो। और मेरे हिसाब से ये क्लास आपको नहीं लेनी चाहिए, अलग से मैं करवा दूंगा एंटोमोलॉजी। ठीक है, जेट वालों के लिए। अभी आप अदर तैयारी कीजिएगा, बाकी अपन बात कर लेंगे। देखो इधर देखो बेटा, अपन बात करते हैं, ध्यान से देखना, लाभदायक कीटों का प्रबंधन की बात कर रहे हैं। तो लाभदायक कीट कौन कौन से होते हैं? देखो सबसे पहले पॉलिनेटर्स। अरे आपको पता है क्या? हनी बी, हनी बी की बात करते हैं। मधुमक्खी, मधुमक्खी कितना पोलिनेशन करती है? टोटल पोलिनेशन, जो पोलिनेशन होता है उस टोटल का कितना करती है? 80% करती है। कितना करती है? 80% पोलिनेशन करती है, परागण करती है। एक बटरफ्लाई आ जाएगा। तो बेटा अपन बात करते हैं, अपन हमेशा सोचते हैं, अपन हमेशा क्या सोचते हैं कि इंसेक्ट तो क्या करता है? अरे इंसेक्ट तो क्या करता है? हानि पहुंचाता है। मान लिया हानि पहुंचाता है, पर क्या हनी भी इंसेक्ट नहीं है? क्या बटरफ्लाई इंसेक्ट नहीं है? ये पोलिनेशन में कैसे सहायता कर रही है? पोलिनेशन के बिना तो आगे फल वगैरह ही नहीं बन पाएगा, बीज वगैरह ही नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर कैसे बन रहा है? यहाँ पर कैसे बन रहा है? यहाँ पर कीटों के कारण ही तो बन रहा है। अरे बेटा जब कीटों के कारण बन रहा है, जब कीटों के कारण बन रहा है तो ये क्या हो जाएंगे? ये बेनिफिशियल हो जाएंगे। तो पॉलिनेटर्स कौन कौन से हैं? हनी बी है, बटरफ्लाई है, हनी बी है और बटरफ्लाई है। ये किस में सहायक होते हैं? पॉलिनेशन में सहायक होते हैं, दैट इज पॉलिनेटर्स। तो सबसे पहले समझ जाना, सबसे पहले क्या समझोगे कि हमेशा हानिकारक नहीं होते हैं, लाभदायक भी होते हैं, जैसे पॉलिनेटर्स आ गए। फिर आते हैं प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स की बात करते हैं, ये दूसरों को खाते हैं भाई साहब। लेडी बर्ड बीटल, अरे सुना है क्या? लेडी बर्ड बीटल। अरे कौन सा हो जाएगा? हिंदी वाले हिंदी में भी लिख सकते हो, पर नाम यही रहेंगे। और इसके साथ में एक ड्रैगन फ्लाई, क्या आ जाएगा? ड्रैगन फ्लाई। बेटा ये क्या करते हैं? जो दूसरे हानिकारक कीट होते हैं ना, जो दूसरे हानिकारक कीट होते हैं उनका भक्षण करते हैं। उनका क्या करते हैं? भक्षण करते हैं, उनको खाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये कहीं ना कहीं प्रीडेटर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रीडेटर्स हो जाएंगे, जो कि दूसरे इंसेक्ट को क्या करते हैं? खाते हैं। अरे क्या करते हैं? उनका भक्षण करते हैं। अब उनका भक्षण कर दिए तो अपने लिए तो लाभदायक ही है। अरे भाई साहब अपने दुश्मनों को कोई मारेगा, अपने कोई दुश्मन है और अपने दुश्मनों को अगर कोई मारेगा तो बेटा अपने को तो फायदा होगा कि नहीं होगा? तो अपने दुश्मनों को बोले तो फसल के दुश्मनों को लेडी बर्ड बीटल मारता है, और इसके साथ में ड्रैगन फ्लाई मारता है। कौन मारता है बेटा? ड्रैगन फ्लाई मारता है। इसके बाद में आता है पैरासिटोइड। अरे ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा कौन सा हो जाएगा? ट्राइकोग्रामा हो जाएगा। ट्राइकोग्रामा की बात करते हैं तो बेटा ये क्या करते हैं? ट्राइकोग्रामा कहीं ना कहीं अंड परजीवी होते हैं। दूसरे कोई इंसेक्ट होते हैं ना, उन इंसेक्ट पर अपने अंडे देते हैं। दूसरे इंसेक्ट्स पर क्या देते हैं? अपने अंडे देते हैं। मतलब बात करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? पैरासिटोइड हो जाएंगे। अरे बेटा एक चीज बताओ, कोई ऐसा कीट है जो दूसरे कीटों पर क्या दे रहा है? अपने अंडे दे रहा है और उनको नष्ट कर रहा है। तो बेटा हानिकारक कीटों को अगर कोई नष्ट कर रहा है तो वो अपने लिए क्या रहेगा? लाभदायक रहेगा। तो लाभदायक की तो बात कर रहे हैं। इसके बाद में आता है डीकंपोजर्स। बेटा मैं मानता हूं कि ये सिलेबस से कहीं ना कहीं बहुत परे है, ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, पर जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो कमेंट आते हैं ना वीडियो के नीचे कि सर हमारे चाहे कहीं से भी पेपर आओ हम क्लियर कर जाते हैं, हम क्वेश्चन को कर जाते हैं, उसका रीजन यही है, ये सारी चीजें आपकी क्या होती है? क्लियर होती है। और ये अगर क्लियर होती है ना बेटा, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, पर ये आपके लिए भी क्या है बेटा? बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर ट्राइकोग्रामा आ जाएगा। इधर की बात करते हैं, डीकंपोजर्स की बात करते हैं, डंग बीटल।
अरे क्या हो जाएगा, डंग बीटल। अरे बेटा आप एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ, कोई भी अपनी सोइल है, कोई भी अपनी सोइल है, अब उस सोइल में क्या होता है बेटा, उस सोइल में अपने को पता है कि अलग अलग प्रकार के कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कि सर कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं, कार्बनिक पदार्थ एक तो बेटा पौधों से प्राप्त होते हैं और एक जीवों से प्राप्त होते हैं। एक तो पौधों से प्राप्त होते हैं, एक जीवों से प्राप्त होते हैं। पौधों की पत्तियां क्या है बेटा, अरे पौधों की पत्तियां क्या है, कहीं ना कहीं कार्बनिक पदार्थ है। अरे जीवों का जो अपशिष्ट है वो क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। इन कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने के बाद में मृदा को क्या मिलता है, पोषक तत्व। मतलब मृदा में सोइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। अब सोइल की फर्टिलिटी बढ़ गई तो कहीं ना कहीं प्लांट को न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो जाएंगे। तो समझिएगा ध्यान से, डिकम्पोजर्स भी होते हैं, मतलब अपन बात करते हैं इंसेक्ट अपघटन का कार्य भी करते हैं। क्या करते हैं बेटा, अपघटन करते हैं। लास्ट टाइम बेटा बहुत जल्द पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, कंप्लीट प्रिपरेशन हो चुकी है अभिषेक भाई, जल्द आपके लिए एमसीक्यू आने वाले हैं, डोंट वरी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद में देखो प्रोडक्ट प्रीडेटर्स प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं। अरे बेटा ये तो बहुत शानदार है। अरे कभी शहद खाया है क्या बेटा, अरे कभी शहद खाया है क्या, वो कहां से प्राप्त होता है, वो हनी बी से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, हनी बी से। हनी बी क्या क्या देती है, एक तो कहीं ना कहीं हनी देती है, हनी की बात करते हैं तो क्या होता है, शहद। एक वैक्स या मोम भी इसी से प्राप्त होता है, वैक्स या मोम भी इसी से प्राप्त होता है। फिर आ जाएगा अपने लेक इंसेक्ट। अरे कौन सा आ जाएगा बेटा, लेक इंसेक्ट आ जाएगा, जो कि लेक का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। अरे लाख का कीट तो नाम सुना है, तो उससे लेक का प्रोडक्शन होता है। इसके साथ में एक होता है सिल्क वर्म। अरे क्या होता है बेटा, सिल्क वर्म होता है। सिल्क वर्म कहीं ना कहीं किसका प्रोडक्शन करता है, सिल्क का करता है। किसका, सिल्क का, रेशे का। अरे किसका करता है, रेशे का। तो बेटा अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई ना, तो ऐसे मान लो आपका फंडामेंटल बेस मजबूत हो गया। अरे क्या मजबूत हो गया, बेस मजबूत हो गया। मतलब बात करते हैं अपने बेनिफिशियल इंसेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बेनिफिशियल इंसेक्ट क्या क्या बेनिफिट कर रहे हैं। अरे सर हम तो हमेशा ये सोचते हैं कि कीट क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, कीट नुकसान पहुंचाते हैं। बेटा मैं भी यही बात मानता था, पर जब मेरे को ये कॉन्सेप्ट सामने आए ना कि पोलिनेटर्स में, मेरे को किसी ने बताया, अरे चलो मान लिया कि क्या होता है, अरे मान लिया कि क्या होता है बेटा, मान लिया कि वो हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। पर आप हमारे को एक चीज बताओ, पोलिनेटर्स, पोलिनेशन कौन करता है, पोलिनेशन करता है हनी बी करती है 80%। इसके साथ में बटरफ्लाई भी पोलिनेशन में सहायक होती है। अरे भाई साहब उसमें क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं मेल और फीमेल के जो है वो उसमें प्लांट पास में नहीं जाते हैं कि वो गति करके प्लांट पास में चले जाते हैं। जब अलग अलग होते हैं तो उनमें पोलिनेशन करने में यही सहायक होती है हनी बी। बटरफ्लाई होगी। इसके बाद में प्रेडेटर्स की बात करते हैं, हानिकारक इंसेक्ट को भक्षण करते हैं। इसके बाद में आ जाएगा पैरासिटोइड, जैसे कि ट्राइकोग्रामा हो जाएगा, जो दूसरों पर क्या देता है, अपने अंडे देता है और दूसरों पर अंडे देगा, तो इससे क्या हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, वो कीट क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट ही तो अपने को करना है। अरे भाई साहब जो अपनी फसल के लिए नुकसान करते हैं, कहीं ना कहीं हार्मफुल है, उनको तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। इसके बाद में आता है डीकम्पोजर्स, जो कि क्या करते हैं, अपघटन का कार्य करते हैं। कोई भी अपने क्या है बेटा, कोई भी अपने पास में, जैसे कि सपोज अपने पास में कोई मृदा में कार्बनिक पदार्थ है, उसका अपघटन करना है, तो उसका अपघटन कौन करेगा, उसका अपघटन करेगा डीकम्पोजर्स, डंग बीटल हो जाएगा, ये भी इंसेक्ट है। इसके बाद में प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, आपको पता है हनी बी क्या क्या देती है, वैक्स इससे प्राप्त होता है, इससे हनी शहद प्राप्त होता है। सिल्क किसी से बात करते हैं, मतलब सिल्क वर्म से बात करते हैं। सिल्क वर्म की रेशम का कीट जो होता है ना, रेशम कीट, रेशम कीट से क्या प्राप्त होता है, कि सर रेशम कीट से हमारे को प्राप्त होता है रेशम सिल्क। इसके साथ में ही अपने पास में आता है नेक्स्ट लेक इंसेक्ट। लेक इंसेक्ट की बात करते हैं, जो लाख का कीट होता है उससे लेक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, लाख प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, लाख प्राप्त होता है। तो ये पहले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या, अरे बता दो शॉर्ट में याद रखना क्या, पीपीडीपी, पीपीडीपी। पी की बात करते हैं तो पोलिनेशन, प्रीडेटर्स, पैरासिटोइड, इसके साथ में डिकम्पोजर्स, और लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में प्रोडक्ट्स हो जाएगा। अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपन बात करते हैं, तो मैंने एक और ट्रिक बताई थी, जिसमें एक तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना बेटा, AAPCC, AAPCC। अब भाई साहब अपने को पता है
कि मैं जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है, अब बेनिफिशियल इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट भी क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। इतना आपको भी पता चल गया और मेरे को भी पता चल गया और बहुत अच्छे से पता चल गया। अब इस सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट बेनिफिशियल इंसेक्ट है। जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है, जो नाम पढ़े उनका मैनेजमेंट अपने को करना है। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला आ जाएगा अवॉइड। क्या होना है बेटा, अवॉइड होना है, बहुत सारी चीजों से अवॉइड होना है। कि सर कौन कौन सी चीजों से अवॉइड होना है, अपन बात करते हैं। बेटा पेस्टिसाइड यूज में लेते हो क्या, अरे बताओ, अरे बताओ कि पेस्टिसाइड यूज में लेते हो क्या। बेटा अभी आपको जो डांस है ना, वो डांस भी करवाएंगे, किसके साथ में करवाएंगे, जो अपने मधुमक्खी आएगी ना अर्चना बेटा, उसके साथ में आपको डांस भी करवाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा, अपने को पेस्टिसाइड से अवॉइड होना है। बेटा पेस्टिसाइड क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। अरे क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। अब पेस्टिसाइड जब केमिकल होते हैं, पेस्टिसाइड जब केमिकल होते हैं, तो इन केमिकल्स का प्रयोग करेंगे, ये नहीं देखेंगे ये लाभदायक है कि ये हानिकारक है, सबको तहस नहस कर देंगे। ये नहीं देखेंगे ये बेनिफिशियल है, ये हार्मफुल है, ये सबको तहस नहस कर देंगे। दैट इज ये क्या होगा, सबसे पहले अपने को अवॉइड होना है। अवॉइड होने के बाद में अप्लाई, मतलब इनसे तो अवॉइड हो, अप्लाई क्या करना है, बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड क्या करता है, जो हार्मफुल होते हैं उनको ही क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, उनको ही क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। अपन बात करते हैं जो लाभदायक होता है उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। बेटा किनको नहीं पहुंचाता है, ये लाभदायक को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये ओनली नुकसान पहुंचाएगा तो किसको पहुंचाएगा, ये हानिकारक को पहुंचाएगा। किसको पहुंचाएगा बेटा, हानिकारक को पहुंचाएगा। तो देखिएगा अवॉइड फिर अप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है पी की बात करते हैं, प्रोवाइड, प्रोवाइड की बात करते हैं बेटा, शेल्टर या हैबिटेट। शेल्टर, शेल्टर की बात करते हैं आवास, हैबिटेट की बात करते हैं आवास, मतलब इनको आवास प्रदान करो। अरे भाई साहब आपके लिए कोई लाभदायक होता है, आपके घर में कोई लाभदायक आ जाता है, जैसे कि आपको लगे कि इससे कहीं ना कहीं क्या है, मेरे को फायदा है, तो आप उसको कहीं ना कहीं कुर्सी उर्सी ले जाकर कहीं ना कहीं बैठाते हो, चाय पानी पिलाते हो, अरे उसको एक रहने का स्थान देते हो कि नहीं देते हो, कि सर बिल्कुल देते हैं। अरे तो बेटा अपने लिए ये लाभदायक है तो इनको आप आवास नहीं दोगे क्या, कि सर बिल्कुल देंगे, मैनेजमेंट करना है तो बिल्कुल देना पड़ेगा। अरे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसके बाद में आता है कंजर्व, क्या हो जाएगा बेटा, कंजर्व, मतलब अगर अपने को ऐसे लगे कि ये पॉपुलेशन कहीं ना कहीं क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसको कंजर्व करना है। इसको क्या करना है बेटा, कंजर्व करना है। और इसके साथ में इसको कॉलोनी में क्या करो बेटा, इसको कॉलोनी में कहीं ना कहीं रियरिंग करो। कॉलोनी में क्या करो, रियरिंग करो, मतलब कॉलोनी में इसको क्या करना है, पालना है। कि सर कॉलोनी में कैसे, जैसे कि अपने को पता है जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं बेटा, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, कौन से इंसेक्ट होते हैं, अपन बात करते हैं जो लाभदायक इंसेक्ट होते हैं। कौन से होते हैं बेटा, लाभदायक इंसेक्ट होते हैं वो, जैसे कि मधुमक्खी है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। अरे वो कैसे रहता है, वो कहीं ना कहीं एक कॉलोनी बनाकर रहता है। कैसे रहता है, कॉलोनी बनाकर रहता है। तो कॉलोनी बनाकर रहता है तो अपने को पहले तो अवॉइड करना है। सबसे पहले समझ लेना बेटा, सारा कॉन्सेप्ट यहीं पर छिपा हुआ है। अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में, अपन पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। बेनिफिशियल इंसेक्ट की बात करते हैं, पॉलिनेटर्स हो जाएंगे, प्रीडेटर्स हो जाएंगे, पैरासिटोइड हो जाएंगे, डिकम्पोजर्स हो जाएंगे, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर हो जाएंगे। इसके बाद में अपने पास में आ जाता है कि अब इनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अपने को पता चल गया कि जो अपने जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है वो कौन से हैं, पर अब इनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अवॉइड। आपको पेस्टिसाइड जो केमिकल है उसका यूज नहीं करना है, क्योंकि वो नहीं देखेगा ये लाभदायक है ये हानिकारक है, वो सभी को नष्ट करेगा। तो अपने को क्या करना है बेटा, उनसे कहीं ना कहीं बचना है। इसके बाद में आता है अप्लाई। अप्लाई की बात करते हैं, बायोपेस्टिसाइड का अप्लाई करो और अप्लाई मत करो, बायोपेस्टिसाइड का अप्लाई करो और अप्लाई मत करो। इसके बाद में आता है प्रोवाइड। प्रोवाइड की बात करते हैं तो इसमें क्या करना है, आपको उनको आवास प्रदान करना है, उनको क्या करना है, कहीं ना कहीं शेल्टर या हैबिटेट, जिसको इंग्लिश में हिंदी में आवास ही कहते हैं। इसके बाद में आता है कंजर्व, मतलब आपको ऐसे लगे कि ये प्रजाति कहीं ना कहीं क्या हो रही है, धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, तो उसको आपको क्या करना है, कंजर्व करना है। और इनको कॉलोनी में किसमें रियरिंग करना है, इनको कहीं ना कहीं कॉलोनी में, ये कहीं ना कहीं
सामाजिक जीवन की तरह इनको क्या करना है बेटा, इनको कहीं ना कहीं विकसित करना है, इनको कहीं ना कहीं क्या करना है बेटा, डेवलप करना है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन पीडीएम के माध्यम से पूरे 1 बाय 1 सभी टॉपिक्स को चर्चा करेंगे। और उसके पहले मैं आप सभी को बता देता हूं बेटा, अगर आप कहीं ना कहीं प्री पीजी, डब्ल्यू हो, आईबीपीएस, एएफओ, आईसीआर, जेआरएफ और कहीं ना कहीं सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए ब्राइट एग्रो क्लासेस बहुत जल्द नए बैच लेकर आ रहा है, शानदार और लिमिटेड ऑफर के साथ में, और इसके साथ में बहुत बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस के लिए। ठीक है बेटा, और कहीं ना कहीं आपको आपकी जो भावनाएं हैं उनको समझते हुए कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया जाएगा। और जैसा कि आप तो कहीं ना कहीं ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो, तो कहीं ना कहीं उसी प्रकार से उसी भावनाओं के साथ में उसी बॉन्डिंग के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हो। और सभी का फाउंडेशन बैच भी, इनका सभी का एक साथ में फाउंडेशन बैच भी है और कहीं ना कहीं अलग अलग भी इनके बैच है, जो कि ऑनलाइन नए क्या हो रहे हैं बेटा, नए कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रहे हैं। आपको रटाया नहीं जाएगा, आपको समझाया जाएगा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, और इसके साथ में जिसमें ऑल लेक्चर्स, एमसीक्यू प्रैक्टिसेस, डाउट सॉल्यूशन, मोटिवेशनल सेमिनार वगैरह सारी चीजें, और वो भी 7 दिन, प्रत्येक संडे को आपका टेस्ट लगेगा और बाद में 7 दिन के 2 टेस्ट लगेंगे। और इसके साथ में अब आप चाहते हो कि सर कौन कौन सी फैकल्टी पढ़ा रही है यहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक में, इनमें जीके वगैरह की, कि सर ये तो कहीं ना कहीं हमारे को बहुत ज्यादा बेटा, इसमें टोटल 10 फैकल्टी पढ़ा रही है, टोटल 10 फैकल्टी पढ़ा रही है। अपन बात करते हैं जेट आईसीआर में, सीयूईटी में कहीं ना कहीं अपनी टोटल फैकल्टी पढ़ा रही है, लगभग 7 फैकल्टी इसमें पढ़ा रही है। इसके साथ में बीएससी एग्रीकल्चर में तो बेटा आप सभी को पता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप कहीं ना कहीं किसी फैकल्टी को एंट्री नहीं होने दोगे। अरे किसी को, मेरे होते हुए तो किसी फैकल्टी को एंटर होने नहीं दोगे। और आई होप इसमें मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ही इसको कवर करूं, बीएससी एग्रीकल्चर को मैं ही बहुत अच्छे से कवर करूं, और कहीं ना कहीं आपको एक साथ लेकर चलूं और आपको गाइड करूं। बाकी के बैचेज में भी कहीं ना कहीं मैं मेरा पूरा योगदान दूं, ताकि कहीं ना कहीं आपको एक जोश आए, एक जुनून आए कि सर हम कर सकते हैं, हम हमारी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप बीएससी एग्रीकल्चर की सारी सब्जेक्ट्स को कवर करवाते हो, वैसे ही हम भी अगर कवर कर ले तो हम कहीं ना कहीं जॉब को सिक्योर कर सकते हैं, हम हमारे फील्ड में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये अपने नए बैचेज है, जो भी आपका छोटा भाई बहन, बड़ा भाई बहन जो भी है बेटा, उनको आप कहीं ना कहीं अवगत करवा सकते हो। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को जय श्री राम, सभी को बालाजी महाराज का और सरस्वती माता का आशीर्वाद बना रहना चाहिए। और अब अपन स्टार्ट करते हैं किसके बारे में बेटा, सबसे पहले अपने आता है बी कीपिंग। बी कीपिंग की बात करते हैं। बी का मतलब क्या होता है बेटा, हनी बी। हनी बी समझ लो इसको, क्या समझ लो, हनी बी समझ लो। हनी बी का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। क्या होता है बेटा, मधुमक्खी। अरे क्या होता है बेटा, मधुमक्खी होता है। अब अपने को किसके बारे में पढ़ना है, मधुमक्खी के बारे में पढ़ना है। मधुमक्खी में ओल्ड एग्जाम में, मतलब अपने बीएससी एग्रीकल्चर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें मधुमक्खी के चारागाह के बारे में पूछा गया है। इसके साथ में ही मधुमक्खी के मौसम के बारे में, किसके बारे में पूछा गया बेटा, मधुमक्खी के मौसम के बारे में पूछा गया है, कि मधुमक्खी कौन कौन से मौसम में रहती है, किस प्रकार से इसका प्रबंधन करें मौसम के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद में आता है मधुमक्खी का जो लाइफ साइकिल है, ये किस प्रकार से अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है। और इसके साथ में ही फिर आता है भाई साहब, इनमें एक क्रिया होती है जिसका नाम है फोरेजिंग। क्या होती है बेटा, फोरेजिंग एक क्रिया है, उसके बारे में अपने को पढ़ना है। और अभी जो अर्चना मैसेज कर रही थी कि सर हम कहीं ना कहीं वेगल जो डांस है वो करेंगे, कौन सा डांस करेंगे, मैनू तो वेगल डांस पसंद है। ठीक है, ऐसे शायद आपका कमेंट आया था, तो वो भी अभी आपको करवा देंगे। इसके बाद में आता है मधुमक्खी के ग्रह के जो सदस्य हैं, मतलब अपन बात करते हैं सैनिक है, श्रमिक है, रानी है, राजा है, कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या कार्य है, उनके बारे में पढ़ना है। फिर इन मधुमक्खी में कौन कौन सी डिजीज लगती है, उनमें पढ़ना है। और इसके साथ में शहद का महत्व बताना है। तो ये अपने क्या हो जाएंगे बेटा, ये अपने कहीं ना कहीं 4 कौन से हो जाएंगे बेटा, 4 अपने टॉपिक क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे इसी के अंतर्गत। तो अपन बात करते हैं बेटा बी कीपिंग किसको बोलते हैं। बेटा आप मेरे को एक बार बात बताओ, जैसे कि मेरा नाम है कमलेश, अब मैं लिखूं कमलेश पिकिंग, कमलेश कीपिंग। कमलेश कीपिंग का मतलब क्या होता है, कमलेश को कृत्रिम रूप से क्या कर दो, अरे क्या कर दो, पाल लो। कमलेश को कृत्रिम रूप से क्या कर लो, पाल लो।
ये कमलेश कीपिंग हो जाएगा। बी कीपिंग की बात करते हैं तो जो हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, उसको कहीं ना कहीं कृत्रिम रूप से पालना ही क्या कहलाता है, बी कीपिंग कहलाता है। मतलब किसके रूप में, आर्टिफिशियल 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 उसको क्या करते हैं, पालते हैं। उसको आर्टिफिशियल क्या करते हैं, पालते हैं। तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे कहीं ना कहीं अपन हनी बी कीपिंग कहते हैं या बी कीपिंग। समझ लो कि हनी बी को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से पालते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बी कीपिंग कहते हैं। इसे एपीकल्चर भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, एपीकल्चर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जेठ वालों को बता दूं कि एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी पालन का, शहद पालन का, इसके साथ में ही रेशम कीट के पालन का, इसके साथ में लेक की कल्चर का, किसका करते हैं। तो बेटा कहीं ना कहीं अपन बी कीपिंग जो करते हैं वो कहीं ना कहीं एपीकल्चर में करते हैं। किसमें करते हैं बेटा, एपीकल्चर में करते हैं। और कहीं ना कहीं जो एपीकल्चर है जिसके लास्ट में कल्चर लगा होता है, मोस्टली की बात कर रहा हूँ, अपवाद भी होते हैं हॉर्टिकल्चर वगैरह, तो बात करते हैं जिसके लास्ट में कल्चर लगा होता है, जिसके लास्ट में कल्चर लगा होता है, दैट इज लैटिन। तो एपीकल्चर की बात करते हैं तो एपीकल्चर लैटिन वर्ड है। और कहीं ना कहीं बी कीपिंग क्या हो जाएगा कि अपन कृत्रिम रूप से हनी बी को पालते हैं तो बी कीपिंग हो जाएगा। हाइमेनोप्टेरा के अंतर्गत आती है। सर्वाधिक लाभदायक कीट हाइमेनोप्टेरा में ही आते हैं बेटा, याद रखिएगा। सर्वाधिक लाभदायक कीट कौन से में आते हैं, ये अपने हाइमेनोप्टेरा में आते हैं। फैमिली कौन सी हो जाएगी, एपीडी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बेटा, एपीडी इसकी फैमिली हो जाएगी। तो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले अपन बात करते हैं बी कीपिंग, जिसमें हनी बी का क्या करते हैं, पालन करते हैं। इसके साथ में हनी बी का पालन करना ही क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। और इसके बाद में है कि ये कौन से ऑर्डर के अंतर्गत आती है, ये हाइमेनोप्टेरा। अरे बेटा आपको पता है क्या, ऑर्थोपेड एनिमल किंगडम होता है, जंतु जगत होता है, फिर ऑर्थोपोडा संघ आता है। ऑर्थोपोडा संघ के बाद में क्या आता है, इंसेक्टा या हेक्सोपोडा क्लास आती है। अब हेक्सोपोडा क्लास के अंदर अलग अलग ऑर्डर आते हैं और उन ऑर्डर में क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं और सर्वाधिक लाभदायक हाइमेनोप्टेरा में होते हैं। इसकी फैमिली क्या है, एपीडी है। क्या है बेटा, एपीडी इसकी फैमिली है। अब इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं तो आगे आ जाएगा इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, महत्व है। किसका महत्व आ जाएगा बेटा, अरे किसका महत्व आ जाएगा, अपन महत्व की बात करते हैं कि हनी बी का अगर अपन पालन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं, तो इसका पालन का महत्व क्या हो जाएगा बेटा। अपन बात करते हैं ये मानव समाज के लिए और कृषि के लिए, दोनों के लिए, कृषि के लिए और कहीं ना कहीं मानव समाज के लिए क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला तो अपने को क्या मिलता है बेटा, मीठा मीठा शहद मिलता है। अरे क्या मिलता है, मीठा मीठा शहद मिलता है। तो पहला तो लिख लेना शहद में, शहद का महत्व है। मतलब मधुमक्खी के द्वारा रंगहीन बादामी द्रव्य क्या होता है, उत्पादित होता है। रंगहीन होता है, बादामी होता है, द्रव्य होता है, ये कहीं ना कहीं प्राप्त होता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हनी बोलते हैं। जिसमें 78% क्या पाई जाती है, शर्करा, और 17% वाटर पाया जाता है, 6% एंजाइम और क्या पाए जाते हैं बेटा, खनिज लवण पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपनी हनी हो जाएगा, जिसको अपन शहद कहते हैं, जिसको अपन शहद कहते हैं। अत्यंत पौष्टिक पदार्थ होता है, दवा के भी काम में आता है। भारत में प्रतिवर्ष क्या होता है, 34.5 लाख किलोग्राम क्या होता है, उत्पादन होता है। और कहीं ना कहीं विदेशों में भी क्या किया जाता है बेटा, विदेशों में भी इसका निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, निर्यात किया जाता है। तो अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। इसमें बात करते हैं हनी, हनी की बात करते हैं, शहद होता है, इसका कहीं ना कहीं मधुमक्खी के द्वारा होता है। कहीं ना कहीं बात करते हैं द्रव होता है, रंगहीन बादामी होता है, रंगहीन बादामी होता है। और शर्करा कितनी होती है बेटा, शर्करा होती है 78। कितनी होती है, 78। 17% क्या होता है, वाटर होता है, और 6% क्या होता है, अपने एंजाइम होता है, और कहीं ना कहीं खनिज लवण होते हैं। इसके साथ में ही समझिएगा, आगे की ओर बात करते हैं। अत्यंत पौष्टिक पदार्थ है और कहीं ना कहीं दवा के लिए क्या आता है,
काम में आता है, दवा के लिए क्या आता है बेटा, काम में आता है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं, भारत में ये क्या होता है, इसका प्रोडक्शन भी आप देख सकते हो। ठीक है, पहला हो गया हनी, मतलब ये क्या करता है, शहद का। अब इसके बाद में आता है बेटा बी वैक्स। बी वैक्स की बात करते हैं, मोम क्या होता है बेटा, मोम होता है। मोम का भी क्या आता है बेटा, मोम का भी उत्पादन होता है। अपन बात करते हैं कोई पॉलिश वगैरह बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, कहीं ना कहीं सर स्क्रीन इज इमीडिएटली क्या हो रही है बेटा, कहीं ना कहीं कुछ एरर आ रहा है क्या, अच्छा अच्छा, थोड़ा सा इसमें लेगिंग हो रही है तो बेटा हो जाएगी थोड़ी, मेरे हिसाब से कोई नेटवर्क इशू होगा तो छोटा मोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आवाज तो आ रही है प्रॉपर, एक बार ये मैसेज करके बता दो, आवाज प्रॉपर आ रही है। आवाज के बारे में बता दो एक बार, आवाज आ रही है तो अभी ये तो सही हो जाएगी, जो लेगिंग हो रही है ये तो सही हो जाएगी। एक बार आवाज के बारे में बता दीजिएगा बेटा, आवाज प्रॉपर आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, बताओ जल्दी से, आवाज के बारे में बता दो, फिर ये तो सही हो जाएगा अभी अपने आप। आवाज आ रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है बेटा, थोड़ी देर हो जाने तो इसको भी हो जाने, ठीक है। आप तो सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, उसको सुनो बेटा, इसकी वजह से अपन रुकेंगे थोड़ा ना बीच में। देखो अपन बात करते हैं मोम, मोम की बात करते हैं तो बेटा वैक्स, वैक्स किसके काम में आता है, एक तो पॉलिश के काम में आता है, किसके काम में आता है, पॉलिश के काम में आता है, क्रीम बनाने के काम में आता है। और ये कहीं ना कहीं मोम जो ग्रंथियां होती है, अपने बात करते हैं श्रमिक में क्या होता है बेटा, कहीं ना कहीं श्रमिक जो मधुमक्खियां होती है ना, उनके एब्डोमेन में क्या होता है, इंसेक्ट की बॉडी 3 भागों में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो उनके एब्डोमेन में क्या होती है, मोम ग्रंथियां होती है, मोम ग्रंथियों से निकला द्रव्य ही क्या कहलाता है, मोम ग्रंथियों से निकला द्रव्य क्या कहलाता है बेटा, कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं बी वैक्स होता है। हाँ बेटा बताइएगा अर्चना, क्या सुनना है, क्लास रुक रही है, क्लास नहीं रुक रही, मेरे हिसाब से वीडियो में फोटो वगैरह थोड़ी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही होगी, लेगिंग हो रही होगी, पर आवाज तो प्रॉपर आ रही है, ये एक बार मेरे को बता दीजिएगा। ओके, देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं तो आगे आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं रोजगार भी अवेलेबल करवाता है बेटा, कहीं ना कहीं अपन मधु का उत्पादन करते हैं, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं मधु का हो गया, मोम का हो गया, इनको कहीं ना कहीं अपन मार्केट में सेल आउट करते हैं, इससे अपने को इनकम प्राप्त होती है, तो ये कहीं ना कहीं इनका पालन करते हैं तो रोजगार भी अवेलेबल होता है। क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। ये कहीं ना कहीं उद्योगों के काम में आता है, उद्योगों में काम में आता है। इसके साथ में ही बात करते हैं पॉलिनेशन में भी सहायक होता है, जो कि इनडायरेक्ट बेनिफिट है। क्या है बेटा, इनडायरेक्ट बेनिफिट है। और कहीं ना कहीं बात करते हैं 80 से 90% जो पॉलिनेशन है वो कहीं ना कहीं मधुमक्खियों से होता है, तो 80% कर लेना, कितना कर लेना, परफेक्ट 80% इसका राइट आंसर कर लेना। इसके बाद में बात करते हैं मधुमक्खी विष, मतलब बात करते हैं मधुमक्खी के विष को निकाल कर कहीं ना कहीं होम्योपैथिक जो दवाएं होती है, जैसे कि एलर्जी हो गया, गठिया रोग हो गया, इनमें कहीं ना कहीं क्या आता है, काम में आता है। इनमें क्या आता है बेटा, काम में आता है। तो देखिएगा अपन बात करते हैं बी वेमन, मतलब इनका जो विष होता है, इस विष का कहीं ना कहीं होम्योपैथिक दवाएं बनाने में और इसके साथ में ही एलर्जी और गठिया रोगों में क्या आती है, काम में आती है। इसके बाद में देखिएगा अपन बात करते हैं मधुमक्खी का पालन करते हैं, किसका पालन करते हैं बेटा, मधुमक्खी का पालन करते हैं। तो मधुमक्खी के पालन में आपको और भी याद रखना है कि इसमें क्या होती है, कई स्पीसीज होती है। क्या होती है बेटा, कई स्पीसीज होती है। और स्पीसीज की बात करते हैं तो पहली स्पीसीज कौन सी आ जाएगी, पहली स्पीसीज आ जाएगी बेटा सारंग। अब अपन बात करेंगे इनमें स्पीसीज, जैसे कि बात करते हैं बेटा अपन धान लगाते हैं, तो धान में क्या होती है बेटा, धान की कई कई वेराइटीज होती है। वैसे ही अपन बी कीपिंग करते हैं तो बी कीपिंग की भी क्या होती है, अलग अलग क्या होती है बेटा, कहीं ना कहीं स्पीसीज होती है। और अलग अलग स्पीसीज की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, एपिस डोर्सेटा, बोलते हैं उसको सारंग मधुमक्खी। क्या बोलते हैं बेटा, सारंग मधुमक्खी, एपिस डोर्सेटा आ जाएगी। इसके बाद में दूसरी आती है भारतीय, जिसको बोलते हैं भारतीय मधुमक्खी, और ये क्या होती है, एपिस इंडिका। क्या होती है बेटा, एपिस इंडिका। इसके बाद में आती है भृंग मधुमक्खी, एपिस फ्लोरा। क्या हो जाएगी, एपिस फ्लोरा हो जाएगी। इसके साथ में डंपर मधुमक्खी आती है, जिसको क्या बोलते हैं, मेलिपोना स्पीसीज बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं बेटा, मेलिपोना स्पीसीज बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा कि इसमें 4 प्रकार की होती है मेनली, सारंग मधुमक्खी, भारतीय, भृंग और इसके साथ में डंपर मधुमक्खी आ जाएगी। सारंग मधुमक्खी की बात करते हैं, भारत के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। अरे
भारत के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है और हनी बी से कहीं ना कहीं बड़ी, सभी हनी बी से बड़ी होती है, 20 लंबी होती है। तो बेटा इसको याद रखना कि जो हनी बी के अलग अलग स्पीशीज है उनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी हो जाएगी सारंग मधुमक्खी। कौन सी हो जाएगी बेटा, सारंग मधुमक्खी हो जाएगी। शहद का निर्माण भी क्या करती है, अधिक करती है। अपन सारंग मधुमक्खी की बात करते हैं तो बेटा हनी का प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हनी का प्रोडक्शन सर्वाधिक कौन करती है, अपने कहीं ना कहीं सारंग मधुमक्खी करती है। इसके बाद में देखिएगा छेड़ने पर शीघ्र क्रोधित होती है। अगर आप इसको छेड़ोगे तो भाई साहब ये आपको क्या कर लेगी, कहीं ना कहीं आपके डंक मार देगी, कहीं ना कहीं आपको क्षति पहुंचा देगी। इसके बाद में आता है गर्मियों में पहाड़ों में रहती है और सर्दियों में मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है। और शहद छत्ते से लगभग कितना होता है, एक छत्ते से कहीं ना कहीं 15 से 40 किलोग्राम प्राप्त होता है। इसके बाद में आती है भारतीय मधुमक्खी। कौन सी आ जाएगी बेटा, भारतीय मधुमक्खी आ जाएगी। भारतीय मधुमक्खी की बात करते हैं, सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, शांत स्वभाव वाली होती है। बेटा अगर इसको पाल लेंगे क्रोधित हो जाएगी तो भाई साहब ये तो नुकसान पहुंचा देगी। अपन बात करते हैं भारतीय मोना क्या होती है, शांत स्वभाव वाली होती है। क्या होती है, शांत स्वभाव वाली होती है। मतलब बात करते हैं ये क्या होता है, कहीं ना कहीं पालने में क्या होती है, आसान होती है। और कहीं ना कहीं बात करते हैं 15 लंबी होती है। सबसे बड़ी सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी, सारंग मधुमक्खी। इसके बाद में बात करती है ये जो होती है ना बेटा, कौन सी बात करते हैं, भारतीय। भारतीय क्या रहती है, अंधेरे में रहना पसंद करती है, अंधेरे में रहना पसंद करती है। कहां पर रहना पसंद करती है बेटा, अंधेरे में रहना पसंद करती है। इसके साथ में ही शहद 3 से 4 केजी प्राप्त होता है। 3 से 4 किलोग्राम ही क्या होता है बेटा, कहीं ना कहीं शहद का क्या होता है, उत्पादन होता है। क्या होता है बेटा, शहद का उत्पादन होता है। देखो आगे की ओर बात करते हैं। आगे अपने आता है नेक्स्ट भृंग मधुमक्खी। भृंग मधुमक्खी कहीं ना कहीं क्या होती है, भारतीय मोना से, भारतीय जो मधुमक्खी है उससे भी क्या होती है बेटा, छोटी होती है। भारतीय मधुमक्खी से भी क्या होती है, कहीं ना कहीं छोटी होती है। और इसके साथ में ही बात करते हैं अंधेरा प्रिय, और कहीं ना कहीं सभी क्षेत्रों में क्या होती है, उपस्थित होती है। अंधेरा प्रिय नहीं होती है, कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं ये अंधेरे में नहीं रहती है। और इसके साथ में छत्ते खुले स्थान पर और छोटी जगह पर होते हैं। छत्ते क्या होते हैं, छोटे होते हैं और कहीं ना कहीं कैसे होते हैं, खुले स्थान पर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, खुले स्थान पर होते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं शहद। शहद कितना होता है, 250 ग्राम अवेलेबल होता है। इसके साथ में ही शहद सबसे अधिक मीठा किसका होता है, भृंग मधुमक्खी का होता है। किसका होता है बेटा, कहीं ना कहीं भृंग मधुमक्खी का होता है। अरे किसका होता है बेटा, भृंग मधुमक्खी का क्या होता है, शहद सर्वाधिक मीठा होता है। क्या होता है बेटा, शहद सर्वाधिक मीठा किसका होता है, भृंग मधुमक्खी का होता है। किसका होता है बेटा, भृंग मधुमक्खी का होता है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं तो आगे आ जाएगी डंपर मधुमक्खी। कौन सी आ जाएगी बेटा, डंपर मधुमक्खी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, डंपर मधुमक्खी। जानते हो डंपर मधुमक्खी क्या होती है, डंपर मधुमक्खी की बात करते हैं सबसे छोटी होती है। सबसे लंबी की बात करते हैं सारंग मधुमक्खी। डंपर आ जाएगी सबसे छोटी। सबसे मीठा वाली कौन सी आ जाएगी, भृंग मधुमक्खी। तो देखो डंकहीन, इसमें डंक नहीं पाए जाते, छत्ते क्या होते हैं, छोटे होते हैं और कहीं ना कहीं बात करते हैं सभी क्षेत्र में पाई जाती है। शांत स्वभाव वाली होती है पर पालना इसको लाभदायक नहीं है। नहीं तो डंक पाया जाता है, छोटी सी है और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो चुकी है बेटा, ये कहीं ना कहीं जो अपने हनी बी है, हनी बी की क्या हो चुकी है, स्पीसीज हो चुकी है। हनी बी की किसकी बात कर चुके हैं बेटा, कहीं ना कहीं स्पीसीज की बात कर चुके हैं। अब इसके बाद में देखिएगा बायोलॉजी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बायोलॉजी की। मतलब बात करते हैं ये जो हनी बी है, ये हनी बी कहीं ना कहीं किस प्रकार से रहती है, अपने परिवार में, अपने परिवार में, अपने छत्ते में किस प्रकार से रहती है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, जैसे अपन रहते हैं ना एक सामाजिक परिवार की तरह, जैसे एक अपन समाज में रहते हैं ना, वैसे ही ये क्या रहती है, ये भी कहीं ना कहीं सामाजिक जीवन की तरह रहती है, मतलब समाज की तरह रहती है। अब बताओ कैसे रहती है, कमेंट करके बताएंगे। जितने भी साथी जुड़ रखे हैं वो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कैसे रहती है, कौन कौन जानता है कि ये समाज की तरह रहती है। बताइएगा बेटा, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी। और थोड़ा सा वीडियो में लेग में प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा इसका अभी तो सॉल्यूशन अपन क्लास चालू में तो क्या करें, अपन बाद में जो भी आगे वीडियो आएगी उसमें थोड़ा सा अपन
पहले देखेंगे। पहले शुरू में नहीं आ रही थी, ये बीच में आने लगी है, तो इसमें आवाज मेरे हिसाब से प्रॉपर तरीके से आ रही होगी आप, तो वो आवाज पर थोड़ा सा फोकस रखना। ओके, अब बताओ, बताइएगा बेटा, जल्दी से बताइएगा। इस समस्या का एक बार मैं फोटो भी ले लेता हूँ बेटा आपके लिए, ताकि आगे ये समस्या अपने को नहीं देखने को मिले। देखो बेटा, अब अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने को बात करना है किसके बारे में बेटा? अब आगे अपने को बात करना है किसके रिगार्डिंग? आगे अपने को बात करना है बायोलॉजी ऑफ बी, मतलब बात करते हैं जो हनी बी है, हनी बी की बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है कि सर अपन बात करते हैं कि जो हनी बी है, जो हनी बी है, उस हनी बी की बात करते हैं, तो हनी बी की बायोलॉजी क्या होती है, वो समाज में किस प्रकार से रहती है, ये क्या हमारे को पढ़ना है क्या? बिल्कुल बेटा, यही आपको पढ़ना है कि वो समाज में किस प्रकार से रहती है, राजा होता है, रानी होती है, श्रमिक होती है, उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो हनी बी कॉलोनी बनाकर परिवार की तरह रहती है। कैसे रहती है बेटा? हनी बी कहीं ना कहीं परिवार की तरह कैसे रहती है, कहीं ना कहीं क्या रहती है, अपने कॉलोनी बनाकर रहती है। और कॉलोनी बनाकर जब ये रह रही है, तो अपने को पता है कि ये सोशल लाइफ जी रही है। ये क्या जी रही है बेटा? कहीं ना कहीं सोशल लाइफ जी रही है। और बात करते हैं, एक परिवार में 30,000 से लेकर 50,000 तक होते हैं सदस्य। एक छत्ते में बात करें या फिर एक परिवार में बात करें तो कितने होते हैं बेटा टोटल? अरे कितने होते हैं? 30,000 से लेकर 50,000 होते हैं। कितने होते हैं? 30,000 से लेकर कितने होते हैं बेटा? 50,000 होते हैं। अरे कितने होते हैं? 30,000 से लेकर कितने होते हैं बेटा? 50,000 होते हैं। अरे कितने होते हैं बेटा? 30,000 से लेकर 50,000 तक होते हैं। अरे कितने होते हैं? जल्दी से बताओ, देखे कितने होते हैं, जल्दी से बताइएगा बेटा, कितने होते हैं? बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि कितने होते हैं। बताओ बेटा। अब इसके बाद में अपन चलते हैं कहीं ना कहीं आगे की ओर। और आगे अपने को किसके बारे में बात करना है बेटा? आगे अपने को बात करना है इसके सदस्यों के बारे में, कि इसके परिवार में कौन कौन से सदस्य रहते हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रानी। रानी की बात करते हैं तो एक जितने भी सदस्य हैं ना, इन सदस्यों में से रानी एक रहेगी। रानी कितनी रहेगी बेटा? एक रहेगी। तो देखिएगा, बात करते हैं कि संख्या में क्या होती है, रानी कहीं ना कहीं एक होती है और आकार में अन्य से बड़ी होती है, और सभी इसी संतान को क्या कहते हैं, सभी इसी की संतान होती है। मतलब आगे संतान वगैरह होगी कहीं ना कहीं, आगे कहीं ना कहीं जो भी संख्या बढ़ेगी, जो भी प्रजनन होगा, तो वो संतानें किसकी रहेगी बेटा? वो कहीं ना कहीं संतान रहेगी रानी की। किसकी रहेगी बेटा? वो कहीं ना कहीं रानी की संतान रहेगी। अरे किसकी रहेगी बेटा? वो कहीं ना कहीं रानी की संतान रहेगी। इसके बाद में बात करते हैं, क्योंकि अपन बात करते हैं बेटा, जब फीमेल एक ही हो तो फीमेल की संतानें होगी, और फीमेल एक ही है तो सारी संतानें किसकी होगी? कहीं ना कहीं इसी की होगी। यह छत्ते में ही रहना पसंद करती है। भाई साहब ये रानी है, रानी है तो भाई साहब रानी तो महलों में रहती है, तो ये छत्ते में ही रहना पसंद करती है। और डंक अविकसित केवल अंडे देना, कार्य केवल अंडे देना है, और डंक क्या होते हैं? अविकसित होते हैं। इसका और कार्य नहीं है, मतलब प्रजनन करके कहीं ना कहीं अंडे देना ही इसका क्या है बेटा? मेन वर्क है। इसके बाद में बात करते हैं ओनली मैथुन क्रिया के लिए बाहर, अन्यथा अंडे देना का इसका क्या कार्य है? मतलब अपन बात करते हैं ये मैथुन क्रिया के लिए बाहर जाएगी, और किसी के लिए ये बाहर नहीं जाएगी। और कहीं ना कहीं बात करते हैं तो मैथुन क्रिया के लिए ही बाहर जाती है, वरना ये बाहर नहीं जाती है, ये अंदर ही रहती है। अंडे देने का इसका कार्य है। अब देखिएगा, आगे की ओर बात करते हैं। आगे आता है जीवन काल। जीवन काल कितना होता है बेटा? इसके जीवन काल की बात करते हैं, 2 से 5 वर्ष तक होता है। कितना होता है? 2 से 5 वर्ष का इसका क्या होता है? कहीं ना कहीं जीवन काल होता है। क्या होता है बेटा? इसका 2 से 5 वर्ष का क्या होता है? जीवन काल होता है। अरे क्या होता है बेटा?
2 से 5 वर्ष का क्या होता है, जीवन काल होता है। कितना होता है, 2 से 5 वर्ष का इसका जीवन काल होता है। इसके साथ में ही निषेचित अंडों से क्या होती है, कहीं ना कहीं श्रमिक और रानी पुत्रियां बनती है। क्या बनती है, कहीं ना कहीं निषेचित और रानी पुत्रियां बनती है। तो देखिएगा निषेचित अंडों से क्या बनती है, अपन बात करते हैं श्रमिक और रानी पुत्रियां बनेगी, और अनिषेचित से हमेशा क्या बनेंगे, अरे हमेशा क्या बनेंगे कि सर हमेशा नर बनेंगे, हमेशा क्या बनेंगे, नर बनेंगे। तो याद रखिएगा अपन बात करते हैं निषेचित अंडों से क्या क्या बनती है, यहाँ पर इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, निषेचित अंडों से श्रमिक और रानी पुत्रियां बनती है, और इसके साथ में ही अनिषेचित अंडों से हमेशा नर बनते हैं। सदैव क्या बनते हैं बेटा, सदैव कहीं ना कहीं नर बनते हैं। अरे क्या बनते हैं बेटा, नर बनते हैं, और 15 से 20 mm लंबी होती है। रानी क्या होती है, 15 से 20 mm लंबी होती है, और कहीं ना कहीं 2 से लेकर 2000 अंडे, 2 से लेकर 2000 अंडे क्या होती है, अंडे प्रतिदिन देती है। मतलब अपन बात करते हैं प्रतिदिन कितने अंडे देगी, एक रानी ओनली कितने अंडे देगी, 2 से लेकर 2000 अंडे देगी। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आता है नर। ये किसके बारे में हो गया, अपने मादा के बारे में हो गया। एक ही होती है अंडे देने का, मैथुन क्रिया करने का कार्य होती है, बाहर ओनली मैथुन क्रिया के लिए जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आता है नर। नर की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, रानी से छोटे होते हैं, 15 से 17 mm के होंगे, और इसके साथ एम के होंगे। इसके साथ में ही बात करते हैं छत्ते में। छत्ते में क्या होते हैं बेटा, छत्ते में कहीं ना कहीं संख्या 15 से लेकर 200 होती है। कि सर 15 से लेकर 200 ही होती है क्या, बिल्कुल बेटा 15 से 200 ही होती है। ठीक है, और इसके साथ में अनिषेचित अंडों से बनते हैं। अरे नर किससे बनते हैं, नर की बात करते हैं, मेल हमेशा अनिषेचित अंडों से बनते हैं। इसके बाद में आता है कार्य क्या होता है, रानी के साथ में मैथुन क्रिया करना। रानी का कार्य था भाई साहब अंडे देने का, रानी का कार्य था अंडे देने का, और इन नर का कार्य क्या होता है, नर का कार्य होता है कहीं ना कहीं क्या करना, मैथुन क्रिया करना। क्या करना, मैथुन क्रिया करना। और भोजन की कमी हो तो बाहर निकाल देते हैं। मतलब अगर भोजन की कमी होती है तो नर को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, एग्जिट कर दिया जाता है। नेटवर्क इश्यू है बेटा, पर अभी ओनली आपको जो आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है उसको आप कहीं ना कहीं सुनना है। ठीक है, उससे कहीं ना कहीं इस क्लास को लीजिएगा। क्लास को अपन बीच में स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, और कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन का टाइम है। ठीक है, और इसको जल्द सोल्व करवाएंगे। देखिएगा बात करते हैं, फिर आता है वर्कर। वर्कर की बात करते हैं, संख्या में क्या होते हैं, सर्वाधिक होते हैं। संख्या में क्या होते हैं बेटा, संख्या में कहीं ना कहीं सर्वाधिक होते हैं, और इसके साथ में निषेचित अंडों से बनते हैं। वर्कर की बात करते हैं, श्रमिक किससे बनते हैं, श्रमिक कहीं ना कहीं निषेचित अंडों से बनते हैं। और रॉयल जेली खाने को इनको बहुत कम मिलती है। रॉयल जेली वैसे मेन तो किसके लिए होती है, रानी तो क्या खाती है भाई साहब, रॉयल जेली खाती है, इनको बहुत कम मिलती है। इनका कार्य क्या होता है, अरे बेटा श्रमिकों का तो कार्य क्या करना होता है, कहीं ना कहीं मजदूरी करना। तो ये मजदूरी वाले कार्य करते हैं। नया छाता बनाना और उसकी मरम्मत करने का कार्य होता है। मधु एवं पराग को एकत्रित करने का कार्य होता है। शिशुओं के पालन का कार्य होता है, और सभी के देखभाल का क्या होता है, कार्य होता है। मतलब ये सबकी देखभाल भी करेगा। मधु और पराग को भी कौन करेगा, ये ही कहीं ना कहीं एकत्र करेंगे। और छत्ते से जो शत्रु होते हैं उन शत्रुओं की भी क्या करता है, रक्षा करता है। छत्ते से शत्रुओं की भी क्या करता है बेटा, रक्षा करता है। अरे क्या करता है बेटा, रक्षा करता है। इसके साथ में ही बात करते हैं आगे की ओर, क्या आता है बेटा, आगे की ओर बात करते हैं। और आगे अपने पास में आ जाएगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, नेक्स्ट अपने ये आ जाएगा जिसमें अपन बात करते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल की अपन बात करते हैं बेटा, इसका जीवन चक्र, जीवन चक्र की बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं जैसे कि कोई भी इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट शुरू से लेकर एंड तक किस किस फेज से गुजरता है, दैट इज वो क्या हो जाएगा, लाइफ साइकिल हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इसका एग। एग कितने दिन का होता है बेटा, एग की बात करते हैं 3 दिन का होता है। फिर इससे लार्वा बनेगी। लार्वा की बात करते हैं तो लार्वा 5 से 6 दिन का रहेगा, और फिर क्या हो जाएगा, प्यूपा बन जाएगा। और प्यूपा की बात करते हैं तो बेटा प्यूपा कहीं ना कहीं एडल्ट में चेंज हो जाएगा 7 से 14 दिन में। अपन बात करते हैं बेटा, ध्यान से समझना। अब इसमें चारों आ गई। मेटामॉर्फोसिस 2 प्रकार के होता है, कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो इसमें कौन सा है, इसमें कंप्लीट है।
इसमें क्या है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, मतलब पूर्ण कायांतरण है, क्योंकि एक दो तीन चार, चारों अवस्थाएं बन रही है, चारों अवस्थाएं बन रही है। अगर प्यूपा कहीं ना कहीं एब्सेंट होती तो अपन क्या बोल देते, अपन इनकम्प्लीट बोल देते, पर ये क्या है बेटा, ये कहीं ना कहीं कंप्लीट है, ये कहीं ना कहीं क्या है, कंप्लीट है। अब इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, कहीं ना कहीं आगे की ओर बात करते हैं। अब देखिएगा समझते हैं आगे की ओर। बिल्कुल बेटा, नेटवर्क इशू है, जैसा कि मेरे को भी शो हो पा रहा है, पर कहीं ना कहीं अपने इसका जल्द सॉल्यूशन करवाएंगे बेटा। अभी थोड़ा मौसम वगैरह भी थोड़ा खराब है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये फेस करना पड़ रहा है, पर इसका जल्द अपन सॉल्यूशन करवा देंगे। ओके, ठीक है। अभी जो आवाज वगैरह प्रॉपर तरीके से आपको आ रही है, उसको कहीं ना कहीं आपको क्या करना बेटा, उसको देखना है। या बेटा 1 मिनट का आप पे थोड़ा सा टाइम देना, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की। अब बता देना बेटा, मेरे हिसाब से अब क्लियर होगा सब कुछ। बेटा कहीं नहीं गए, आपके इशू जो चल रहा था उसका सॉल्यूशन करने के लिए। ओके, मेरे हिसाब से अब क्लियर है। अब देखिएगा, अब अपन चलते हैं आगे की ओर। और आगे अपने को किसके बारे में देखना है, आगे कहीं ना कहीं अपने को देखना है
जो अपना टॉपिक है। और टॉपिक अपने चल रहा है एंटोमोलॉजी, और एंटोमोलॉजी में अपन ने लाइफ साइकिल देखा। लाइफ साइकिल की बात करते हैं, ये किस प्रकार से क्या होता है, रनिंग होता है, उसके बारे में अपन ने देखा कि जो अपने हनी बी होती है, हनी बी किस प्रकार से अपना जीवन चक्कर कंप्लीट करती है। क्या करती है बेटा, जीवन चक्कर कंप्लीट करती है। वही कहीं ना कहीं अपने को क्या करना है बेटा, वही अपने को कहीं ना कहीं स्टडी करना है। क्या करना है बेटा, स्टडी करना है। अब वापस से वही प्रॉब्लम आ रही है बेटा, देखो बेटा अब अपन चलते हैं। अब थोड़ा सा बेटा, अब आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर फिर भी कोई इश्यू चल रहा है तो उसको थोड़ा सा आप क्या करो, स्किप करो, अवॉइड करो। आपको ओनली क्या करना, वॉइस पर फोकस करना है। सामने सारी चीजें दिख रही है तो उन पर आपको फोकस करना है। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, इधर अपन ने सबसे पहले इसका लाइफ साइकिल देखा। लाइफ साइकिल में अपन अगर बात करते हैं तो लाइफ साइकिल में क्या है बेटा, लाइफ साइकिल में इसमें 4 अवस्थाएं होती है। क्या होती है, इसकी 4 अवस्थाएं होती है। और चारों अवस्थाओं की अगर अपन बात करते हैं, चारों अवस्थाओं की अपन बात करते हैं तो बेटा चारों अवस्थाओं में क्या क्या चीजें होती है, इसमें अंडा, लार्वा, प्यूपा, अंडा, लार्वा, प्यूपा हो जाएगी और वयस्क हो जाएगा। एक बार पहले वाली कंडीशन कर लेते हैं वापस से बेटा, ज्यादा ही हो रही है ये चीज। ओके, देखिएगा, बात करते हैं अपन कि इसमें क्या होती है, अंडा, लार्वा और इसके साथ में प्यूपा और एडल्ट अवस्था होती है। कितनी होती है बेटा, ये कहीं ना कहीं 4 होती है। अगर चारों होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, पूर्ण कायांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण कायांतरण बोलते हैं। और कहीं ना कहीं इसका शरीर सिर, वक्ष और उदर में क्या होता है, डिवाइड होता है। और अपन ये भी बात कर रहे थे बेटा, ये भी बात कर रहे थे कि इसके उदर में क्या पाई जाती है, मोम ग्रंथियां भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मोम ग्रंथियां भी पाई जाती है। किस में पाई जाती है, इसके उदर में पाई जाती है। किसके उदर में पाई जाती है बेटा, अपन बात करते हैं जो सिर, वक्ष, उदर, बात करते हैं सिर में मुख, आंखें पाई जाती है। और वक्ष में बात करते हैं तो इसमें क्या पाई जाती है, पंख वगैरह पाई जाती है, जिसमें 3 प्रकार के वक्ष होते हैं। तो वक्ष की बात करते हैं तो प्रोथोरेक्स आ जाएगा, मेजोथोरेक्स आ जाएगा, मेटाथोरेक्स आ जाएगा। इसके साथ में उदर में क्या पाई जाती है बेटा, उदर में कहीं ना कहीं मोम ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, उदर में कहीं ना कहीं मोम ग्रंथियां पाई जाती है। अरे क्या पाई जाती है बेटा, मोम ग्रंथियां पाई जाती है। अपन बात करते हैं कॉमर्शियल रियरिंग मेथड, मतलब बात करते हैं अगर अपन इन मोम को बात करते हैं, हनीबी को बात करते हैं तो हनीबी का जो अपन क्या करते हैं, रियरिंग, इनको जो पालते हैं तो इनको अपन कॉमर्शियल तरीके से अगर इनको पालने की मतलब अपने को क्या करना है, एक व्यापारिक तौर पर इनको क्या करना है, सेल आउट करना है। व्यापारिक तौर पर क्या करना है, सेल आउट करना है। तो वो सेल आउट करने के लिए, कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं उसमें अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे कि बात करते हैं इंडिजीनियस मेथड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इंडिजीनियस मेथड हो जाएगा, देसी विधि होगी। इसमें क्या होता है, वॉल ऑफ फिक्स्ड हाइव, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, वॉल ऑफ फिक्स्ड हाइव, मतलब छत्ते की दीवार क्या होती है, फिक्स होती है, जिसमें
छत्ते की दीवार फिक्स होती है तो वो पहला कॉमर्शियल मेथड हो जाएगा, इंडिजीनियस मेथड होता है। छत की दीवारें क्या होती है, निश्चित होती है, और प्राकृतिक छत्ते के क्या होता है, समान होता है, और कहीं ना कहीं मधुमक्खियां स्वयं निर्मित करती है। इसके साथ में एक छिद्र जिससे क्या होती है, मधुमक्खियां बाहर निकलती है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल फिक्स्ड हाइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल ऑफ फिक्स्ड हाइव हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं मूवेबल हाइव। मतलब इसमें क्या होता है, फिक्स, मतलब जो हाइव होता है वो क्या होता है बेटा, वो छत्ता क्या होता है, फिक्स होता है। उसको आप कहीं ना कहीं यहाँ से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते। उसको क्या रखोगे, उसको कहीं ना कहीं एक ही स्थान पर रखोगे, वो रहेगा भी एक ही स्थान पर, दैट इज फिक्स्ड हो जाएगा। इसके बाद में आता है मूवेबल। क्या आता है, मूवेबल, मतलब इसको आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। इसमें दो छिद्र होते हैं। क्या होता है बेटा, इसमें दो छिद्र होते हैं, एक तो अंदर जाने का होता है, एक दूसरा क्या होता है, बाहर निकलने का होता है। तो अपन बात करते हैं लकड़ी के लट्ठे और खाली बक्से के रूप में होता है। एक कहीं ना कहीं अंदर जाने का होगा, एक बाहर निकलने का होगा। एक अंदर जाने का होगा और एक इसके साथ में क्या होगा, बाहर निकलने का होगा, तो ये मूवेबल हो जाएगा। इसके बाद में मॉडर्न मेथड और आगे जिसमें बात करते हैं, टिपिकल मूवेबल क्या होता है, हाइव होता है, जो लकड़ी से बना होता है। इसमें स्टैंड होता है, ब्रूड चेम्बर होता है, सुपर चेम्बर होता है, इनर कवर होता है और आउटर कवर होता है। ये क्या है बेटा, ये कहीं ना कहीं टिपिकल मूवेबल हाइव है। टिपिकल मूवेबल, मूवेबल की बात करते हैं, ये क्या होता है, मूव होता है। क्या होता है बेटा, ये कहीं ना कहीं मूव होता है। और बात करते हैं तो ये कौन सा है, मूव होने वाला छत्ता है। इसके बाद में बात करते हैं क्वीन एक्सक्लूडर। क्या आ जाएगा, क्वीन एक्सक्लूडर, ड्रोन और वर्कर को अनुमति मादा और इसके साथ में वर्जित प्रवेश। मतलब इसमें क्या होता है, ड्रोन और वर्कर को अनुमति मादा क्या होता है, इसमें प्रवेश क्या होता है, वर्जित होता है, इनका प्रवेश नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपने हो गया इनके मेथड्स जो कि क्या होते हैं, इनको पालने के होते हैं। इसके बाद में देखिएगा, एक होता है हनी एक्सट्रैक्टर। क्या होता है बेटा, हनी एक्सट्रैक्टर, जो कि क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल सिद्धांत पर कार्य करता है और छत्ते को बिना हानि पहुंचाए क्या करता है, मतलब अपन बात करते हैं कोई भी छत्ता होता है बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ से पूरा नेटवर्क वगैरह सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर है, नेटवर्क वगैरह प्रॉपर है। पर कहीं ना कहीं स्ट्रीम हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम है इसलिए इसको चलाया जा रहा है, वरना अभी इसको स्किप करके और दूसरे जो रिकॉर्डेड फॉर्म है उसमें भी डाल दिया जाता। और फिर भी अगर आप चाहोगे तो इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्या करवा देंगे, अवेलेबल करवा देंगे। देखिएगा, अपन बात करते हैं क्या होता है हनी एक्सट्रैक्टर। हनी एक्सट्रैक्टर क्या होता है, छत्ते को बिना हानि पहुंचाए क्या होता है, बिना हानि पहुंचाए अपन क्या करते हैं, शहद निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हनी एक्सट्रैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, हनी एक्सट्रैक्टर हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं क्या है बेटा, ये कहीं ना कहीं इसका पूरा क्या बन रखा है, चैम्बर बन रखा है। ठीक है, पूरा इसका डायग्राम है। और अगर आप इतना ही कह रहे हो तो बेटा इसको अपन क्या करेंगे, इसको अब या तो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, नेक्स्ट पार्ट या तो रिकॉर्डेड रहेगा या इसी को अपन क्या कर देंगे, लाइव कर देंगे। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों। तो साथियों अब अपन चलते हैं आगे की ओर। और कहीं ना कहीं जो लाइव क्लास थी, लाइव क्लास में थोड़ा सा एरर आ रहा था और कहीं ना कहीं लेग हो रही थी वीडियो, तो अपन इसको रनिंग करते हैं अब आगे की ओर। किसके माध्यम से, रिकॉर्डेड माध्यम से अपन इसको रनिंग करते हैं। और इसके साथ में आई होप आप सभी को पहले वाला कंप्लीट समझ में आ गया होगा और कहीं ना कहीं जो आवाज है वो प्रॉपर तरीके से आ रही होगी, तो आप सभी ने समझा होगा। और कहीं ना कहीं आपको समस्या हुई, इसके लिए समझ आते हैं। और आगे की ओर अपन चलते हैं। आगे आएगा, सबसे पहले इक्विपमेंट की बात करते हैं। इक्विपमेंट में सबसे पहले क्या आ जाएगा, मतलब अपने को क्या करना है बेटा, अपने को कहीं ना कहीं मधुमक्खी पालना है, बी कीपिंग करना है। तो बी कीपिंग में कौन कौन से चाहिए, एक तो पैटी का चाहिए, एक क्या चाहिए बेटा, पैटी का चाहिए। बाहर से देखने पर कैसा होता है, आयताकार बक्सा अपने को दिखाई देता है। इसके साथ में ही कई भागों से ये मिलकर बना होता है और एक दूसरे के ऊपर होता है, एक दूसरे के क्या होता है बेटा, ये ऊपर होता है। क्या अपन बात करते हैं पेटिका में जो होते हैं। इसके साथ में ही
बॉटम बोर्ड आ जाएगा। बॉटम बोर्ड की बात करते हैं, सबसे निचला भाग होता है, मतलब अपन बात करते हैं जो अपने उपकरण होता है जहां पर अपन क्या करते हैं बेटा, जहां पर अपन कहीं ना कहीं मधुमक्खी पालते हैं, तो उसका सबसे निचला भाग होता है। और कहीं ना कहीं प्रवेश मार्ग, मतलब हनी बी का क्या होता है, प्रवेश मार्ग होता है। और इसके साथ में ही शीशु खंड की जो गंदगी होती है बेटा, वो गंदगी कहाँ पर जमा होती है, वो कहीं ना कहीं बॉटम बोर्ड में होती है। इसके बाद में आता है ब्रूड चैम्बर। ब्रूड चैम्बर की बात करते हैं, इसमें शिशुओं को पाला जाता है। मधुखंड होता है जिसमें कहीं ना कहीं शहद को क्या करते हैं बेटा, एकत्र करते हैं। वाहक पेटिका में क्या होता है, मधु पेटिकाओं को एक क्या करते हैं, दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। मतलब वाहक पेटिका क्या होती है, मधु पेटिकाओं को क्या करती है, दूसरे स्थान पर लेकर जाती है। और एक होती है वैसा जिसको अपन बोलते हैं मधुमक्खी जाली, मतलब जो भी शहद निकालेगा। तो शहद निकालने के लिए क्या चाहिए, शहद निकालने के लिए कहीं ना कहीं जब भी कोई भी जैसे कोई भी पालक है जो इसको पालन करता है, तो पालन करता है उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए एक जाली चाहिए, जो कि जाली पहनकर और क्या करेगा, मतलब कहीं ना कहीं शहद को अलग करेगा। तो देखिएगा, अपन ने बात की कि इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं पालक जो चेहरे पर रखकर इसको क्या करेगा, कहीं ना कहीं अलग करेगा, शहद को अलग करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मधुमक्खी जाली हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं स्मोकर। स्मोकर की बात करते हैं, धूमक यंत्र वश में करने की क्या होती है, कहीं ना कहीं धुएं होती है, क्या करते हैं, धुएं करते हैं, जिससे मधुमक्खियां क्या हो जाती है, वश में हो जाती है। इसके बाद में आते हैं ग्लव्स या दस्ताने, मतलब अपन जब भी हाथों से क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जब भी अपन कोई भी शहद वगैरह निकालते हैं, तो उस टाइम अपने हाथों में क्या चाहिए बेटा, ग्लव्स चाहिए, दस्ताने चाहिए। दस्तानों से क्या होते हैं, कहीं ना कहीं हाथ बच जाते हैं डंक के कांटेक्ट से। इसके बाद में आता है एक क्या होती है, मधु निकालने की, शहद निकालने। शहद निकालने की क्या होती है बेटा, मशीन होती है। शहद निकालने की क्या होती है, मशीन होती है। उसको क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं मधु निष्कासन मशीन कहते हैं। एक खुरपी होती है जो कि मोम को खुरचने की अपन ने बात की थी, कि इसमें एक तो शहद काम में आता है, और शहद के साथ साथ में इससे क्या होता है, वैक्स प्राप्त होता है। वो वैक्स क्या आता है, वो कहीं ना कहीं काम में आता है। इसके बाद में आता है ब्रुश। ब्रुश की बात करते हैं, कोमल और कहीं ना कहीं बाल होते हैं, और कहीं ना कहीं हनी बी को हटाने के लिए काम में आती है ब्रुश। इसके बाद में आता है फीडर। फीडर में क्या होता है बेटा, आहार की बोतल होती है, और कहीं ना कहीं चौड़े मुंह की कांच की बोतल जैसी होती है, जिसमें चीनी का क्या होता है, घोल होता है। तो ये क्या आते हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने इसके उपकरण आते हैं। ये अपन क्या लेते हैं बेटा, यूज में लेते हैं, किसमें, मधुमक्खी पालन में अपन यूज में लेते हैं। तो ये अपने क्या हो चुके हैं, ये कहीं ना कहीं मधुमक्खी को पालने के क्या हो चुके हैं बेटा, उपकरण हो चुके हैं। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है सीजनल मैनेजमेंट ऑफ बी कीपिंग, मतलब बात करते हैं अलग अलग सीजन में क्या होता है बेटा, अलग अलग सीजन में इनका मैनेजमेंट अपन करते हैं, किसका, बी कीपिंग का। अगर मधुमक्खी अपन पालन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, तो मधुमक्खी पालन में क्या होता है बेटा, अलग अलग सीजन में इसका क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। कई बार तो इनको क्या मिलता है, इनको कहीं ना कहीं जो शहद है, शहद उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल बहुत अच्छा मिलता है, कई सीजन में नहीं मिल पाता है। तो ये क्या है, सीजनल के आधार पर क्या है बेटा, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, अलग अलग मैनेजमेंट है। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं, मधुमक्खी पालने के लिए मौसम का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि अपन बात करते हैं, बसंत ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, अलग अलग ऋतुएं होती है, उन ऋतुओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन मैनेजमेंट देखेंगे बसंत ऋतु में, कि बसंत ऋतु में अपन जो मधुमक्खियां होती है, मधुमक्खियों का मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिएगा बेटा, अपन बात करते हैं बसंत ऋतु में पेड़ पौधे, वनस्पति, फूल क्या होते हैं, अत्यधिक मात्रा में होते हैं। और कहीं ना कहीं इससे शहद का भी क्या हो जाता है, अत्यधिक क्या हो जाता है, उत्पादन हो जाता है। इसके बाद में आता है मधुमक्खियों की संख्या में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। मधुमक्खियों की संख्या में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, किसमें, कहीं ना कहीं बसंत ऋतु में। और जगह बढ़ाएंगे, और मंडल की संख्या भी क्या होंगे, बढ़ाएंगे। और इस मौसम में 10 से 15 दिन के अंतर पर क्या करना चाहिए, शहद निकालना चाहिए, क्योंकि शहद का प्रोडक्शन बसंत ऋतु में क्या होता है बेटा, अधिक होता है। इसके बाद में आता है, इसमें मैथुन की क्रिया भी क्या होती है बेटा, अधिक होती है। मैथुन की क्रिया अधिक होती है, तो अपने को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फिर आता है नेक्स्ट गर्मी का मौसम, को आता है बेटा, गर्मी का
मौसम। अब भाई साहब गर्मियों में बाहर नहीं निकलेगी, क्या नहीं होगी, गर्मियों में बाहर नहीं निकलेगी। तो देखिएगा बात करते हैं इसमें पराग देने वाले पौधे क्या हो जाते हैं, पुष्प विहीन हो जाते हैं, मतलब उनमें क्या नहीं होता है, पुष्प नहीं होते हैं। और इसके साथ में निष्क्रियता और भागने लगेगी, मतलब इनमें निष्क्रियता आने लगेगी और भागने लगेगी। और कहीं ना कहीं कृत्रिम भोजन, अब इनको प्राकृतिक रूप से भोजन नहीं मिल रहा, प्राकृतिक रूप से भोजन नहीं मिल रहा, मतलब इनको कृत्रिम रूप से क्या देना पड़ेगा, आर्टिफिशियल रूप से इनको फूड देना पड़ेगा, जिसमें बात करते हैं 200 ग्राम पानी, सॉरी 200 ml पानी के साथ में 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम चीनी उबाल कर क्या करना पड़ेगा, एक घोल बनाना पड़ेगा। और वो घोल किसको देना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं हनी बी को, हनी बी को देना पड़ेगा। और इसके साथ में तापमान नियंत्रण करना पड़ेगा, मतलब बात करते हैं टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके बाद में बात करते हैं वर्षा काल में मैनेजमेंट, मतलब बात करते हैं जब क्या होती है बेटा, जब कहीं ना कहीं वर्षा होती है तो उस समय अपन कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, लगातार क्या होती रहती है, वर्षा होती रहती है, उस टाइम ये बाहर नहीं निकलती है। लगातार जब वर्षा होती रहती है तो मधुमक्खी बाहर नहीं निकलती है, ध्यान से समझिएगा बेटा, लगातार वर्षा होती रहेगी, हनी भी बाहर नहीं निकलेगी, मधुमक्खी बाहर नहीं निकलेगी। इसको क्या देना पड़ेगा, कृत्रिम भोजन देना पड़ेगा। अरे क्या देना पड़ेगा, कृत्रिम भोजन देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं चींटियों का प्रकोप अधिक होता है और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है वर्षा काल में। अब इसके बाद में आता है शरद ऋतु में। शरद ऋतु की अपन बात करते हैं बेटा, शरद ऋतु में कहीं ना कहीं पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग मैनेजमेंट होता है। पहाड़ों में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, मकरंद और क्या होता है, कहीं ना कहीं पराग अवेलेबल होता है। किसमें बात करते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं क्या नहीं रहती है, स्थिति अच्छी नहीं रहती है, कृत्रिम भोजन देना पड़ता है। जो घोल बताया था चीनी का और पानी का, वो घोल देना पड़ेगा इनको। फिर इसके बाद में आता है शीतकाल, सर्दियों की बात करते हैं। तो सर्दियों की बात करते हैं तो बेटा उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं पराग और मकरंद की क्या होती है, कमी होती है। तापमान से लो टेम्परेचर होता है तो इससे क्या होती है, प्रभावित होती है। इससे क्या होती है बेटा, प्रभावित होती है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं ठंड हो जाएगी, तो बेटा ये क्या नहीं कर पाएंगे, ये कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके बाद में आता है बी इनेमीज। बी इनेमीज की बात करते हैं, जो मधुमक्खी है, इस मधुमक्खी क्या क्या होते हैं बेटा, शत्रु होते हैं, जो कि इसके छत्ते को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके छत्ते को, इसके हाइव को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले मोम और शहद को खाने वाले शत्रु होते हैं। सबसे पहले कौन से शत्रु होते हैं, मोम और शहद को खाने वाले होते हैं, जिसमें शहद और मोम को क्या कर देते हैं, ये खराब कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं, जैसे कि बात करते हैं वैक्स मॉथ्स आ जाएगा, जो कि क्या करता है, मोम को खाती है और कहीं ना कहीं मधु को क्या करती है, चूसती है। चींटियों की बात करते हैं तो छत्तों में घुसकर ये क्या करती है, हाइव्स में घुसकर ये क्या करती है, कहीं ना कहीं जो मोम होती है, वैक्स होती है, उसको उसका भक्षण करती है। फिर आता है मधु चोर सलभ, मतलब क्या होता है, मधु चोर सलभ, जो कि क्या करता है, कहीं ना कहीं मधु को हानि पहुंचाता है। इसके बाद में आता है मधुमक्खियों का शिकार करने वाले, वो तो कहीं ना कहीं छत्ते को और मधु को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब भाई साहब जो अपने पास में आते हैं, वो आते हैं कि मधुमक्खियों का शिकार करते हैं। वो मधुमक्खियों को डायरेक्ट क्या करते हैं, उनका भक्षण करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहला हो जाएगा चिड़िया, इसके साथ में ही कौवा वगैरह हो जाएगा, गोरैया हो जाएगा, बर हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं भक्षण करते हैं। किनका भक्षण करते हैं, ये मधुमक्खियों का करते हैं। किनका करते हैं बेटा, हनी बी का क्या करते हैं, कहीं ना कहीं भक्षण करते हैं। इसके बाद में आता है चूहा, प्रवेश द्वार को काटकर कहीं ना कहीं अंदर प्रवेश कर जाता है और मधु वगैरह को क्या कर देता है, कहीं ना कहीं हानि पहुंचा देता है। जो चूहा होता है वो कहीं ना कहीं मधु द्वार को क्या करेगा, पहले तो उसको क्या करेगा, उसको तो ओपन करेगा, और ओपन करने के बाद में ओपन भी कैसे करेगा, काट कर करेगा, और उसमें क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। प्रवेश करने के बाद में कहीं ना कहीं मधु मधु की बात करते हैं, शहद को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। और टर्माइट की बात करते हैं, छत्तों पर क्या होता है, आक्रमण होता है। आलू बियर की, सॉरी अपन बात करते हैं भालू की, आलू की नहीं बेटा, भालू की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये छत्तों को गिरा देते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, भालू पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, हाइव्स को गिरा देते हैं। अब इनका क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। तो घर के आसपास साफ सफाई वगैरह रखें और चूहे के बिलों को नष्ट कर दे, जिंक सल्फाइड का
प्रयोग करे। ठीक है, फिर आते हैं बंदर। बंदर भी क्या करते हैं बेटा, बंदर भी कहीं ना कहीं छत्तों को क्या कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। अब आपके पास में आता है डिजीज, मतलब बात करते हैं मधुमक्खी में लगने वाली डिजीज। हनी बी में, हनी बी में कौन कौन सी डिजीज लगती है, कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं? तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं एक्रेन डिजीज आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी बेटा, एक्रेन डिजीज आ जाएगी, जो कि मकड़ी के कारण उत्पन्न होती है। अरे किसके कारण उत्पन्न होती है बेटा, मकड़ी के कारण उत्पन्न होती है। तो मकड़ी के कारण उत्पन्न होने वाली मधुमक्खी की डिजीज कौन सी हो जाएगी बेटा, याद रखना। इसमें याद रखना डिजीज पूछी जाती है, डिजीज में सबसे पहले डिजीज आ जाएगी एक्रीन। एक्रीन की बात करते हैं, मकड़ी के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण, मकड़ी के कारण उत्पन्न होती है, श्वास नलिकाओं में प्रवेश करके प्रजनन करती है। अरे बेटा, जो श्वास नलिकाएं होती है, उस श्वास नलिकाओं में क्या करेगी, प्रवेश करेगी, और प्रवेश करके कहीं ना कहीं डिजीज, बात करते हैं रोग उत्पन्न करती है। क्या करती है, रोग उत्पन्न करती है। तो ये कौन सी हो जाएगी, एक्रीन डिजीज हो जाएगी। फिर इसके बाद में आता है मधुमक्खियों की मृत्यु हो जाती है। जो एक्रीन डिजीज, अगर मकड़ी का श्वास नलिका, श्वास बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और मिथाइल सिलिसेट को बोतल में भरकर कहीं ना कहीं किसका मैनेजमेंट करते हैं, अपन अपन एक्रेन डिजीज का मैनेजमेंट करते हैं। घर में रखनी चाहिए मिथाइल सिलिसेट को बोतल में भरकर। किनके घर में, अपन बात करते हैं जहां पर मधुमक्खी पालते हैं। इसके बाद में आती है नेक्स्ट डिजीज, नोसेमा। कौन सी आ जाएगी, नोसेमा डिजीज आ जाएगी। नोसेमा जो डिजीज होती है ना बेटा, ये प्रोटोजोआ के कारण होती है। किसके कारण होती है, प्रोटोजोआ के कारण होती है। और कहीं ना कहीं ये पेट को, स्टोमच भाग को, मतलब जो बी होती है, मधुमक्खी होती है, उसके पेट में भोजन और पानी के साथ में चली जाती है, पेट फूल जाता है, उड़ नहीं पाती है। और कहीं ना कहीं बसंत ऋतु में और शीत ऋतु में ये जो नोसेमा डिजीज है ना, वो सर्वाधिक होती है। मैनेजमेंट के लिए साफ सफाई रखो, और 40% फॉर्मेलिन से क्या करना है, ध्रुवण करना है। इसके बाद में आता है लकवा या पैरालाइसिस, इसको बोलते हैं। ये वायरस के द्वारा होता है, इसमें अंग कांपने लगते हैं। इसके अंग क्या होने लगते हैं बेटा, कांपने लगते हैं, और कहीं ना कहीं उड़ नहीं पाती है। ये क्या नहीं कर पाती है, उड़ नहीं पाती है। तो ये लकवा डिजीज हो जाएगी, धीरे धीरे मरने लगती है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करना है, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं साफ सफाई करनी है। फिर इसके बाद में आता है अमीबी डिजीज। कौन सी होती है, अमीबी डिजीज होती है। अमीबी डिजीज कहीं ना कहीं किसके द्वारा होती है, प्रोटोजोवा के द्वारा। किसके द्वारा होती है, प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। और मेलपिगी नलिकाओं को क्या करती है, प्रभावित करती है। फिर इसके बाद में आती है सेप्टेसिमिया डिजीज होती है, जो कि कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के द्वारा होती है, और गंदे पानी से। और कहीं ना कहीं इसकी सफाई क्या है, जरूरी है। मतलब सफाई रखेंगे तो कौन सी नहीं होगी, सेप्टिसिमिया डिजीज नहीं होगी। तो ये भी क्या रखना है बेटा, इसका याद रखना है। इसके बाद में आती है अपने नेक्स्ट आता है बी पासरेज। बात करते हैं तो इसमें क्या आता है बेटा, कहीं ना कहीं चारागाह आता है। मतलब मधुमक्खी के चारागाह की बात करते हैं। अपन ने पहले किसके बारे में पढ़ा बेटा, अपन ने पढ़ लिया इसमें रखने वाले लोगों के रोगों के बारे में, और इसके साथ में डिजीज के बारे में। अब अपने को किसके बारे में पढ़ना है, अब अपने को पढ़ना है जो मधुमक्खी का जो चारागाह होता है। मतलब अपन बात करते हैं बेटा, ये क्या करती है, फूलों वगैरह से रस चूसती है, रस चूसने का कार्य करती है। तो वो क्या हो जाएंगे, वो बी पास्चराइज हो जाएंगे। मतलब बात करते हैं तो चारागाह हो जाएंगे। तो देखो, मधुमक्खी पालने के लिए पौधों की जानकारी होना, और इसके साथ में ही बात करते हैं मकरंद और पराग मिलता है। मतलब बात करते हैं मधुमक्खी को कौन से प्लांट से ज्यादा कहीं ना कहीं क्या मिलता है, पराग मिलता है। और इसके साथ में ही बात करते हैं ज्यादा कहीं ना कहीं मकरंद मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं उनका क्या हो जाएगा, चारागाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, चारागाह हो जाएगा। इसके बाद में आता है बी पास्चराइज। क्या होता है, मतलब बात करते हैं ऐसे उद्यान या हरे भरे वन जहां पर पौधों के पुष्पों से इनको पराग और मकरंद मिलता है। क्या मिलता है, कहीं ना कहीं पराग और मकरंद मिलता है। अथवा जिनमें ये बैठकर, जिन पर ये बैठकर क्या करते हैं,
कहीं ना कहीं मधुमक्खी पराग व मकरंद एकत्र करती है। क्या करती है? मधुमक्खी पराग और कहीं ना कहीं मकरंद को क्या करती है? एकत्र करती है। तो उसको क्या बोलते हैं? इसको मधुमक्खी चारागाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मधुमक्खी चारागाह बोलते हैं। और कहीं ना कहीं 2 से 3 किलोमीटर दूरी तक मौन चर क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। और वर्ष में 1 या 2 बार मकरंद मतलब बात करते हैं बसंत या गर्मी ऋतु में क्या होते हैं? कहीं ना कहीं जरूरी होते हैं। तो बेटा ये क्या हो जाएंगे? ये कहीं ना कहीं मधुमक्खी के चारागाह हो जाएंगे। और इसके साथ में ही कौन कौन सी क्रॉप्स इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है चारागाह के रूप में? सबसे पहले हो जाएगी सरसों, सौंफ, धनिया, मक्का, बाजरा। ये क्या है बेटा? ये कहीं ना कहीं फसलें क्या करती है? अरे ये फसलें क्या करती है? ये फसलें कहीं ना कहीं मधु अवेलेबल करवाती है। मधु किसको अवेलेबल करवाती है बेटा? ये मधु अवेलेबल करवाती है अपने हनी बी को। किसको अवेलेबल करवाती है बेटा? हनी बी को अवेलेबल करवाती है। इसके बाद में आता है फ्रूट ट्रीज, जैसे कि सेब, लीची, अमरूद हो गया, इनके द्वारा मकरंद वगैरह प्राप्त करती है। इसके बाद में आता है अदर की बात करते हैं, बैल और जो सफेदा है, इनसे भी क्या करती है? कहीं ना कहीं मकरंद प्राप्त करती है। इसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट फोरेजिंग। क्या आ जाएगा? फोरेजिंग। ये कई बार आपको पूछता है बेटा, कई बार आपसे पूछा जाता है फोरेजिंग के बारे में। फोरेजिंग की बात करते हैं तो क्या होता है? प्राय 21 दिन के बाद में, 21 दिन के बाद में कहीं ना कहीं श्रमिक मधुमक्खियां चारा मधुमक्खी बनकर कहीं ना कहीं बाहरी कार्य करती है और मकरंद और पराग और कहीं ना कहीं पानी एकत्रित करती है, जिसको फोरेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फोरेजिंग कहते हैं। 21 दिन के बाद में, मतलब बात करते हैं 21 दिन के बाद में क्या होती है? जो श्रमिक मधुमक्खियां हैं वो चारा मधुमक्खी बनकर कहीं ना कहीं बाहरी कार्य करती है और मकरंद, पराग और कहीं ना कहीं पानी को क्या करती है? एकत्र करती है। पानी को क्या करती है? एकत्र करती है। और कुछ भोजन की तलाश में जाती है। क्या करती है? कुछ तो पराग एकत्रित करेगी, कुछ भोजन, कुछ मकरंद इनके लिए लग जाएगी, श्रमिक मधुमक्खियां। ठीक है। इसके बाद में आता है हनी बी। हनी बी अपने भार से 50 से 70% मकरंद का बोझ उठा सकती है। और चारा मधुमक्खी कहीं ना कहीं इसकी जो उड़ान होती है वो कितनी होती है? 10 से 12 किलोमीटर प्रति हावर होती है। कितनी होती है बेटा? 10 से 12 किलोमीटर प्रति हावर होती है। इसके साथ में एक आता है बेटा कम्युनिकेशन। मतलब ये तो हो गया फोरेजिंग। फोरेजिंग की बात करते हैं, सीधा सा याद रखना कि मकरकंद को मतलब जो मकरंद होता है और कहीं ना कहीं जो पराग होते हैं उनको एकत्र करता है। ठीक है। इसके साथ में उसी को फोरेजिंग कहेंगे। अब इसके बाद में आता है अपने पास में कम्युनिकेशन। क्या आता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की बात करते हैं बेटा, ये डांस के द्वारा कहीं ना कहीं डांस के द्वारा क्या करती है? संदेश देती है। डांस के द्वारा क्या करती है? संदेश देती है। ध्यान से समझना कि जैसे कि बात करते हैं, ये प्रत्येक मधुमंडल के सदस्यों की विशेष गंध और कहीं ना कहीं पहचानने में आसानी और इसके साथ में ही अन्य मंडल में प्रवेश ना कर सके, मतलब इनका मंडल एक रहे, उसी में रहे, मतलब दूसरे में ये ना जाए, दूसरे में प्रवेश ना करे। तो कम्युनिकेशन। बात करते हैं खोजी मधुमक्खियां भोजन और पानी लेने के लिए स्रोत का पता लगाने के लिए एकत्रित होकर कहीं ना कहीं छत्ते के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। उसे क्या कहते हैं? मधुमक्खी नृत्य कहते हैं। अब जैसे कि बात करते हैं, ये जो श्रमिक मधुमक्खियां हैं ये कहीं ना कहीं मकरंद वगैरह लेने के लिए जाती है और कहीं ना कहीं पराग वगैरह के लिए जाती है। तो उस टाइम जैसे ही इनको मिल जाता है, जैसे ही इनको क्या मिल जाता है बेटा? जैसे ही इनको कहीं ना कहीं भोजन और पानी मिल जाता है तो इसके बाद में ये क्या करने लगती है? ये गोल गोल घूमकर, ये गोल गोल घूमकर क्या करने लगती है? ये चारों ओर चक्कर लगाने लगती है। ये क्या करने लगती है? चारों ओर चक्कर लगाने लगती है और दूसरी मधुमक्खियों को संदेश का पता चल जाता है। मतलब कहीं ना कहीं उसको पता चल जाता है कि दिशा कौन सी है, कि दिशा कौन सी है। ये कहीं ना कहीं बात करते हैं प्रोफेसर कार्ल्स फ्रॉनफ्रिस के द्वारा दिया गया था, जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो समझना बेटा, अपन जो खोजी मधुमक्खियां होती है जब भी जाती है तो भाई साहब जहां पर भी इनको मिलता है तो ये चारों ओर गोल गोल घूमकर चक्कर लगाने लगती है। अन्य मधुमक्खियों को पता लग जाता है कि ये दिशा है और यहाँ पर है। ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन में नृत्य के द्वारा। ठीक है। 2 प्रकार के नृत्य होते हैं। पहला होता है राउंड और एक होता है वेगिंग डांस। एक तो होता है वेगिंग डांस, एक कौन सा होता है बेटा? राउंड डांस होता है। तो दोनों के बारे में समझते हैं।
दोनों के बारे में समझते हैं। जब मौन ग्रह के समीप क्या होता है, स्रोत होता है, मतलब बात करते हैं मौन ग्रह के पास में ही, मतलब जहां पर जो बी स्पीशीज वगैरह रहती है उसके पास में ही अगर रहता है तो गोल गोल की बहुत पास में है, आ जाइए आप आ जाइए, और बहुत पास में ही है तो गोल गोल क्या करेगी, गोल गोल घूमेगी और डांस करेगी। क्या करेगी, गोल गोल घूमेगी, उसको क्या कहते हैं, राउंड डांस कहते हैं। एक क्या होता है, वेगिंग। वेगिंग क्या होता है, ये कब होता है बेटा, ये कहीं ना कहीं होता है जब दूर होता है, जब मधुमक्खी का छत्ता क्या होता है बेटा, दूर होता है, तब कौन सा होता है, तब कहीं ना कहीं वेगिंग डांस होता है। कौन सा होता है बेटा, वेगिंग डांस होता है। जब पास में होता है तब कौन सा होता है, तब कहीं ना कहीं राउंड डांस होता है। अब एक बार दोबारा से देख लो बेटा, शुरू से मैं बता देता हूं, एक बार आपको शुरू से बता देता हूं। इसमें देखिएगा, सबसे पहले मधुमक्खी के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें बी कीपिंग क्या होता है, कृत्रिम रूप से पालना। कौन से ऑर्डर में आता है, हाइमेनोप्टेरा में। और फैमिली क्या है, एपीडी है। और इसके साथ में ही बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, हनी मिलता है, शहद मिलता है, वैक्स मोम मिलती है, रोजगार, उद्योग, पॉलिनेशन में सहायक होती है। और मधुमक्खियों का जो विष है वो कहीं ना कहीं होम्योपैथी में काम में आता है। ठीक है, बी की अलग अलग स्पीसीज है। एपिस डोर्सेटा सारंग मधुमक्खी सबसे लंबी है। इसके साथ में ही भारतीय की बात करते हैं, एपिस इंडिका। और कहीं ना कहीं इसका स्वभाव थोड़ा खराब रहता है, इसका स्वभाव थोड़ा सही रहता है। रंग मधुमक्खी आ जाएगी, ये क्रॉस से बनी है और कहीं ना कहीं बेस्ट रहती है। इसके साथ में डंपर की बात करते हैं, ये किसी के काम की नहीं रहती है। इनमें कहीं ना कहीं क्या नहीं रहता है, इनमें कहीं ना कहीं डंक मारने के लिए भी नहीं होता है, डंक भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग मधुमक्खियां हो गई। इसके बाद में आता है बायोलॉजी की बात करते हैं। इसमें क्या रहते हैं, छत्ते में 3 सदस्य रहते हैं, श्रमिक रहते हैं, रानी रहती है, राजा रहता है। रानी का कार्य क्या है, कहीं ना कहीं अंडे देना और मैथुन क्रिया करना। राजा का कार्य भी क्या होता है, मैथुन क्रिया करना का होता है। इसके साथ में ही रानी ओनली क्या होती है बेटा, पूरे छत्ते में एक होती है। पूरे छत्ते में ही क्या होती है, एक होती है। 20 से लेकर 200 के लगभग क्या होते हैं, राजा होते हैं। और बाकी के क्या होते हैं बेटा, बाकी के कहीं ना कहीं श्रमिक होते हैं। बाकी के क्या होते हैं बेटा, श्रमिक होते हैं। ये इनका क्या देखा था, लाइफ साइकिल देखा था। और फिर इनके मेथड कि कौन कौन से मेथड है जो कि कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अपन कहीं ना कहीं इनको पालने के लिए यूज में लेते हैं। फिर रोग वगैरह देखा, सीजनल मैनेजमेंट देखा। तो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। और आगे अपने पास में आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा टॉपिक नंबर 5। और इसमें अपन बात करेंगे किसके बारे में बेटा, इसमें बात करेंगे सिल्क मौत के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सिल्क मौत के बारे में बात करेंगे। रेशम कीट के बारे में, किसके बारे में, रेशम कीट के बारे में। कौन से ऑर्डर के अंतर्गत आता है, लेपिडोप्टेरा। सिल्क मौत की बात करते हैं, लेपिडोप्टेरा के अंतर्गत आता है। और कहीं ना कहीं इसके फैमिली की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, बॉम्बिसिडाई। क्या हो जाएगा, बॉम्बिसिडाई इसकी क्या हो जाएगी, फैमिली हो जाएगी। और बात करते हैं रेशम कीट का उत्पादन करने वाले कीटों को क्या कहते हैं, सॉरी, रेशम कीट का उत्पादन करने वाले कीट क्या कहलाते हैं, सिल्क वॉर्म कहलाते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि रेशम का पालन करने वाले जो उत्पादन करने वाले जो कीट होते हैं उनको सिल्क वॉर्म कहते हैं। और इसको सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ऊपर एपीकल्चर के बारे में देख लिया, अब किसके बारे में देखेंगे बेटा, अब कहीं ना कहीं किसके बारे में देखेंगे, अब सेरीकल्चर के बारे में, फिर लेक कल्चर के बारे में देखेंगे। देखो इसमें स्पीशीज कौन कौन सी है, तो इसमें एक तो होती है टसर रेशम कीट, फिर आता है एरी रेशम कीट, मूंगा रेशम कीट, देव मूंगा रेशम कीट, सहतूत रेशम कीट। ठीक है, इनका मोस्ट फेवरेबल जो प्लांट होता है ना बेटा वो सहतूत होता है। कौन सा होता है, सहतूत होता है। ठीक है, देखिएगा इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, किस किस में काम में आता है। तो ये कहीं ना कहीं पहला काम होता है बेटा मधुमक्खी के बाद में दूसरा लाभदायक कीट कौन सा है, रेशम कीट ही है। पहला मधुमक्खी है और दूसरा कौन सा हो जाएगा, रेशम कीट हो जाएगा। इनका काम में आता है वस्त्र निर्माण में। पहला क्या आ जाएगा, वस्त्र बनाने। रेशम की बात करते हैं, रेशा तो क्या बनाते हैं, कहीं ना कहीं अपने वस्त्र निर्माण में काम में लेते हैं। छतरियां बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है बेटा, छतरियां बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, कहीं ना कहीं रेशे से बनाई जाती है। टसर सिल्क मौत से कहीं ना कहीं कर्मिकों से क्या करते हैं, कहीं ना कहीं तेल निकालते हैं। क्या करते हैं बेटा, तेल निकालते हैं। और कहीं ना कहीं औषधि में काम में लेते हैं। औषधि में क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट अपने पास में आता है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वोल्टिनिज्म। क्या होता है बेटा, वोल्टिनिज्म, किसी कीट की वह क्षमता
जो कि क्या करती है, कीट के एक साल में कितने जनरेशन हुए इसको दर्शाती है। मतलब कोई भी कीट है, उस कीट के कहीं ना कहीं एक साल में कितनी जनरेशन हो रही है, वो कितनी जनरेशन दे रहा है, तो वो क्या होता है बेटा, वोल्टिनिज्म होता है कि ये कोई कीट है वो एक साल में उसकी कितनी जनरेशन है, दैट इज वोल्टिनिज्म। क्या हो जाएगा, वोल्टिनिज्म हो जाएगा। इसमें आता है मोनोवेल्टेनाइन। बेटा ये पूछा जाता है कहीं ना कहीं, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये क्या होती है, मोनोवेल्टेनाइन। मतलब बात करते हैं एक वर्ष में एक पीढ़ी होती है। बाई वेल्टाइन की बात करते हैं तो बाई वेल्टाइन का मतलब क्या होता है, एक वर्ष में दो पीढ़ी होती है। वोल्टिनिज्म में एक साल में कितनी होती है, मोनो की बात करते हैं एक वर्ष में एक है, बाई की बात करते हैं एक वर्ष में दो, मल्टी की बात करते हैं एक वर्ष में अनेक पीढ़ियां होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना बेटा, याद रखना है। फिर आता है सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहां पर स्थित है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहां पर स्थित है, तो बेटा ये बेंगलोर में स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा, बेंगलोर में सेंट्रल सिल्क बोर्ड क्या है बेटा, स्थित है। इसके साथ में ही याद रखना सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च स्टेशन कहां पर स्थित है, ओडिशा में स्थित है। अगर पूछिए तो आपको सेंट्रल सिल्क बोर्ड के बारे में तो बेंगलोर आ जाएगा। अगर पूछिए सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च स्टेशन तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो कहीं ना कहीं स्टेशन आ जाएगा आपके ओडिशा में। कहां पर आ जाएगा, ओडिशा में आ जाएगा। इसके साथ में बायोलॉजी ऑफ सिल्कवर्म की बात करते हैं तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इसमें चारों स्टेज होती है, अंडा, लार्वा, प्यूपा। अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क, चारों क्या होती है बेटा, स्टेज होती है। एक की बात करते हैं तो इसमें एक क्या होता है बेटा, सफेद रंग का होता है। कैसा होता है, चारों उत्सव की बात करते हैं तो इसमें एक कैसा होता है, अंडे की बात करते हैं तो सफेद होता है और कहीं ना कहीं सहतूत की पत्ती पर देता है, समूह में देता है, सहतूत की पत्ती पर देता है, समूह में देता है। फिर इसके बाद में आता है 300 से 400 अंडे टोटल देता है और अंडे से लार्वा बनने में 10 से 12 दिन का समय लग जाता है। अरे कितना लग जाता है, 10 से 12 दिन का समय लग जाता है किसमें बनने में, अंडे से लार्वा बनने में लग जाता है। तो पहला क्या हो जाता है, एक हो जाता है। इसके बाद में चलते हैं अपन आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है लार्वा। लार्वा की बात करते हैं, आकार क्या होता है, 3 mm होता है। कितना होता है, 3 mm होता है। रंग कैसा होता है, स्लेटी आकार का होता है। कैसा होता है, स्लेटी आकार का होता है। मुखांग काटने व चबाने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, मुखांग कहीं ना कहीं काटने और चबाने वाले होते हैं। और 28 से 30 दिन का समय लगता है, 28 से 30 दिन का समय लगता है। कितना लगता है, 28 से 30 दिन का समय लगता है लार्वा में। इसके बाद में आता है प्यूपा। प्यूपा की लंबाई कितनी होती है, 38 mm होती है। अरे कितनी होती है, 38 mm होती है। समय की बात करते हैं 3 से 8 दिन का। रंग कैसा होता है, लाल भूरा होता है। कैसा होता है बेटा, लाल भूरा होता है। तो ये क्या हो गया, प्यूपा हो गया। वयस्क की बात करते हैं, 8 से 10 दिन का समय लगता है। मैथुन क्रिया के बाद में मृत्यु हो जाती है वयस्क की। ठीक है, तो देखिएगा अंडा 10 दिन बाद में लार्वा बनेगा, 28 से 30 दिन बाद में प्यूपा बनेगा, 3 से 8 दिन बाद में वयस्क बनेगा, 16 दिन बाद में वापस अंडा बन जाएगा। तो बेटा ये क्या होती है, ये कहीं ना कहीं पूरी प्रोसेस होती है। किसकी प्रोसेस होती है, लाइफ साइकिल होता है अपने सेरिकल्चर रेशम कीट का। किसका होता है बेटा, रेशम कीट का होता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इसके बाद में आता है मलबेरी कल्टीवेशन। क्या होता है बेटा, मलबेरी। मलबेरी की बात करते हैं, सहतूत। क्या होता है, सहतूत। मतलब सहतूत कीट का मुख्य भोजन क्या है बेटा, सहतूत की क्या होती है, लीव्स होती है। अरे भाई साहब अपन बात करते हैं जो सहतूत का कीट होता है, मतलब बात करते हैं रेशम कीट होता है। रेशम कीट का जो मुख्य भोजन है कि उसको खाने के लिए क्या दिया जाता है, तो उसको सहतूत की पत्तियां दी जाती है। तो बात करते हैं मलबेरी कल्टीवेशन, मतलब सहतूत का पालन भी तो करना है। तो बात करते हैं पत्तियां जितनी अधिक और कहीं ना कहीं पौष्टिक होती है, कीट उतना ही अच्छा कोया बनाएगा, मतलब रेशा बनाएगा। फाइनली रूप से समझना, मिट्टी कैसी होती है, कहीं ना कहीं सहतूत की खेती के लिए बलुई दोमट चाहिए। इसके साथ में सहतूत की लगभग 20 वेराइटीज है, जिनमें से 4 वेराइटी क्या है बेटा, प्रयुक्त है। 4 में से बात करते हैं, पहली आ जाएगी मोरस एल्बा। क्या हो जाएगी बेटा, मोरस एल्बा। फिर आती है मोरस, पूछी जाती है बेटा, मोरस इंडिका। फिर आती है मोरस सेरेटा और मोरस लेटिफ्लो, लेटिफोला हो जाएगा। इसमें बात करते हैं तो मोरस जो इंडिका है वो अधिक प्रचलित होती है और वर्ष भर क्या देती रहती है, कहीं ना कहीं पत्तियां देती रहती है और सभी जगह पर ये लग जाता है आसानी से।
अब देखो दक्षिणी भारत के लिए किसमें क्या होती है, इसके लिए बात करते हैं एस 54 हो जाएगा, उत्तरी भारत के लिए एस 519 और 463 हो जाएगा। तो ये क्या है बेटा, वेराइटीज है। फिर इसके बाद में आता है प्रोपेगेशन की बात करते हैं, सीड के द्वारा होता है, स्टेम कटिंग के द्वारा होता है, किसमें, मलबेरी में। बात करते हैं तो सहतूत में। इसके बाद में आता है क्लाइमेट की बात करते हैं, सभी जगह है, सभी जगह पर ये लग जाता है और कहीं ना कहीं 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। और इसके साथ में ही अब अपन चलते हैं, 13 से कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, 38 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 13 से कम नहीं होना चाहिए, 38 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेनफॉल की बात करते हैं, औसत वर्षा कितनी चलेगी, 600 से 2500 mm चलेगी। इसके बाद में ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, 65 से 80%। इसके साथ में इरिगेशन की बात करते हैं, वर्दी के समय और ब्रांचेज के निकलते समय अपने को क्या करनी है, इरिगेशन मतलब बात करते हैं सिंचाई देनी है। इसके बाद में बात करते हैं बेटा आगे की ओर, रेशम कीट के बीज अंडे उपलब्ध करवाने का जो केंद्र है वो कहाँ पर है, ग्रेनेज, उसको क्या कहते हैं, रेशम कीट के बीज अंडे उपलब्ध करवाने वाले केंद्र को क्या कहते हैं, ग्रेनेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ग्रेनेज कहते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा, अपन उस प्लांट की क्या करते हैं, प्लांट की कहीं ना कहीं ट्रेनिंग फुर्निंग, अरे मलबेरी की कल्टीवेशन पूछ रहा है, मलबेरी की सहतूत का, उसकी ट्रेनिंग फुर्निंग करेंगे। उसकी पत्तियों को, मेनली अपने को पत्तियां ही चाहिए, तो पत्तियों की हार्वेस्टिंग करेंगे। और पत्तियों को कैसे तोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना, पत्ती तोड़ना 7 से 8 सप्ताह से क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पत्ती तोड़ने का कार्य स्टार्ट करते हैं। शाखा को भी काटते हैं, पूरा प्रोह भी काटते हैं। अलग अलग इसके मेथड होते हैं, एक तो शाखा को काट लिया, एक पत्ती को काट लिया, एक पूरे प्रोह को काट लिया। फिर इनको क्या करते हैं बेटा, प्रिजर्व भी करते हैं। इनको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। क्योंकि अपन बात करते हैं सहतूत का जो कीट होता है, कहीं ना कहीं बात करते हैं रेशम कीट होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं क्या चाहिए बेटा, ताजा पत्तियां चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, ताजा पत्तियां चाहिए। अरे क्या चाहिए, ताजा पत्तियां चाहिए। ताजा पत्तियों की बात करते हैं, फ्रेश लीव्स, इनमें क्या होता है, अधिक पोषण होता है, उपयोगी होती है। उष्णीय दशाओं में काटकर तुरंत भीगे हुए बोरों में क्या कर देते हैं, कपड़े से ढक देते हैं। और इसके साथ में टोकरी में इकट्ठा कर कहीं ना कहीं गीले कपड़े से ढक कर क्या करना चाहिए, ले जाना चाहिए, जहां पर अपने को उनको भोजन देना है। इसके बाद में दिन में 2 बार तुड़ाई की जाती है। अरे भाई साहब भोजन देना, तो ऐसे नहीं कि सुबह वाली शाम को काम चला दिया। जैसे दिन में 2 बार अपने लिए भोजन बनता है ना, वैसे इनको दिन में 2 बार भोजन देना है। इसके बाद में आता है अगले भोजन के लिए कहीं ना कहीं 24 घंटे तक रखना है। और कहीं ना कहीं बात करते हैं नम, ठंडे और स्वच्छ स्थान पर रखना है, ताकि उनकी कोमलता बनी रहे, मतलब वो ताजा बनी रहे। ज्यादा समय तक रखने से गुणवत्ता प्रभावित और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ये प्रभावित होती है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब पत्तियों की जो सतह से पानी क्या होता है बेटा, ज्यादा कहीं ना कहीं बाहर निकलता है। अब इसके बाद में आता है रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म। सिल्कवर्म का पालन करते समय 3 चीजों का ध्यान रखना है। किन किन चीज, 3 चीजों का ध्यान रखना बेटा। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं स्पीसीज, किसकी बात करेंगे, रेशम कीट की जाति का चयन करने का ध्यान रखेंगे। दूसरा बात करेंगे रेशम कीट बीज के उत्पादन, ग्रेनेज का ध्यान रखेंगे। इसके साथ में ही ग्रेनेज वह स्थान होता है जहां पर रेशम कीट का बीज सर्वाधिक मात्रा में पैदा किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं वार्म कल्चर। वार्म कल्चर में सबसे पहले बात करते हैं ब्रशिंग। 10 बजे सुबह नए निकले हुए प्रथम लार्वी अंडों को कार्डों से अलग करते हैं और टिश्यू पेपर में एकत्रित करके 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर कापर कर देते हैं। वार्म मतलब उसका क्या करना है बेटा, कल्चर करना है। तो कल्चर करना है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे और कार्ड से छोटे नए लार्वा को क्या करेंगे बेटा, अलग करना ही क्या कहलाता है, ब्रशिंग कहलाता है। इनको अपन ने अलग करके कहीं ना कहीं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा, तो जो अलग किया उस प्रोसेस को क्या कह दिया, ब्रशिंग कह दिया। क्या कह दिया बेटा, ब्रशिंग कह दिया। इसके बाद में बात करते हैं इन्वायरमेंट। क्या आ जाएगा, इन्वायरमेंट। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके साथ में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो 70 से 85% हो जाएगी। पालन की बात करते हैं तो घर या कमरों में इसका क्या करते हैं, पालन करते हैं। और प्रकाश जाने का रास्ता होना चाहिए। इसके साथ में फीडिंग की बात करते हैं, सहतूत की पत्तियां, सहतूत की पत्तियां इसको खिलाई जाती है। अभी तभी तो अपने मलबेरी की कल्टीवेशन पढ़ी थी। ट्रेज मतलब अपन बात करते हैं बची हुई जो
जो भी पत्तियां हैं उनको अपने को क्या करना है, साफ रखना है, मतलब उनको क्या करना है बेटा, अलग करना है। इसके बाद में आता है कोकून बनना। क्या होता है कोकून, मतलब 4 बार लार्वा 4 बार निर्मोचन के बाद में क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है। मोल्टिंग का मतलब क्या होता है, जो पुरानी त्वचा होती है उस पुरानी त्वचा को तो क्या करना है, क्यूटिकल को तो त्यागना है, नई उसकी जगह पर आ जाएगी, दैट इज वो क्या होता है बेटा, मोल्टिंग होता है। तो इसमें अपन बात करते हैं 4 बार लार्वा निर्मोचन के बाद में पूर्ण विकसित होता है। 5 से 7 दिन बाद में क्या कर देता है, खाना छोड़ देता है, खाना क्या कर देता है, छोड़ देता है, और इन्हें कहीं ना कहीं परिपक्व रेशम कीट कहते हैं। ठीक है, मतलब रेशम कीट किसको कहेंगे, कहीं ना कहीं 4 बार निर्मोचन करेगा और 5 से 7 दिन बाद में क्या कर देगा, खाना छोड़ देगा। इसके बाद में बात करते हैं इन्हें, इन्हें कहीं ना कहीं पकड़कर क्या करते हैं, मोन्टेजिस में रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं बेटा, मोन्टेजिस में रखते हैं, ताकि प्रत्येक लार्वा को कहीं ना कहीं क्या मिले, समान जगह मिले। प्रत्येक लार्वा को क्या मिले बेटा, समान जगह मिले। क्या मिले बेटा, समान जगह मिले। इसके बाद में बात करते हैं द्विकोकून बनने की संभावना कम हो। क्या बने, मतलब जो 2 कोकून बनते हैं ना, तो द्विकोकून इसको बोलते हैं। तो द्विकोकून बनने की संभावना क्या हो बेटा, कहीं ना कहीं कम हो। और 2 उलझे हुए कोयों को क्या कहते हैं, ड्यूफिन्स कहते हैं। 2 उलझे हुए कोये रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं, ड्यूफिन्स कहते हैं। और इनसे रेशम नहीं निकलता है। तो अपने को बात करना है, अपने को क्या करना है, कहीं ना कहीं इनको रखने के लिए समान जगह पर मिलनी चाहिए। 2 एक जगह हो गए तो भाई साहब क्या नहीं बनेगा, रेशा नहीं बनेगा। ठीक है, और प्रारंभ में अखबार से ढक देते हैं ताकि वह कीटों के मल मूत्र को क्या कर ले, सोख ले। और ककून्स बनने के लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके साथ में 60 से 70% क्या चाहिए, आर्द्रता चाहिए। क्या चाहिए बेटा, आर्द्रता होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें ये क्या दे रखी है, इसकी प्रोसेस दे रखी है, तो ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, जो अपन ने बताई है लगभग वही है। इसके बाद में आता है डिजीज ऑफ सिल्कवर्म। क्या आता है, डिजीज ऑफ सिल्कवर्म, मतलब इसमें कौन कौन सी डिजीज लगती है, कौन कौन से रोग लगते हैं, किस में बात करेंगे, सिल्कवर्म में बात करेंगे। तो बेटा सिल्कवर्म में सबसे पहले तो पेब्राइन डिजीज होती है, जो कि प्रोटोजोआ के कारण होती है। किसके कारण होती है, प्रोटोजोआ के कारण पेब्राइन डिजीज होती है। और कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आने से, किसके कांटेक्ट में आने से, प्रोटोजोआ के कांटेक्ट में आने से, और औजारों व पत्तियों के द्वारा ये होती है। तो ये क्या हो जाएगी, पेब्राइन डिजीज। उपकरणों को रोगाणु नाशक करे और रोगग्रसित कीटों को क्या कर दे, कहीं ना कहीं जलाकर नष्ट कर दे। इसके बाद में आता है फ्लेचरी, बैक्टीरिया के द्वारा होती है, चूने का छिड़काव करते हैं मैनेजमेंट में। फिर आता है नेक्स्ट डिजीज अपने ग्रेसरी डिजीज। कौन सी आ जाएगी बेटा, ग्रेसरी डिजीज आ जाएगी, जो कि वायरस के द्वारा होती है और कहीं ना कहीं कीटाणु रहित करना ही इसका क्या है, मैनेजमेंट है। फिर आती है मस्कार्डिन डिजीज, जो कि क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। मस्कार्डिन डिजीज किसके द्वारा होती है, कवक के द्वारा होती है। किस में होती है, अपने किस में होती है बेटा, अपने रेशम कीट में होती है। और लार्वा को उल्टी दस्त होने लगता है, किसके द्वारा, मस्कार्डिन डिजीज में। और फॉर्मेलिन से क्या करना, उपचार करना है। इसके बाद में आता है गेटाइन डिजीज। गेटाइन डिजीज की बात करते हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणों और जीवाणु के द्वारा क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपन उपचारित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, गेटाइन डिजीज हो जाएगी। प्रकाश व हवा उचित देनी है गेटाइन डिजीज से बचने के लिए। इसके बाद में आता है कोट रोग आता है, जो कि पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। पोषक तत्व की कमी के कारण क्या होता है, रेशम कीटों में क्या होता है बेटा, कहीं ना कहीं कोट डिजीज होती है। अब बात करते हैं इसके शत्रु कौन कौन से होते हैं। रेशम कीट के भी तो क्या होते हैं बेटा, शत्रु होते हैं। इसके भी तो दुश्मन है, इसका भी तो भक्षण करते हैं। तो इसमें बात करते हैं तो यूजी मधुमक्खी, जो की बात करते हैं, जैसे मक्खी होती है, जो कि रेशम कीट के लार्वा को क्या करती है, शरीर को खाती है। और कहीं ना कहीं चिटिया लार्वा पर क्या करती है, आक्रमण करती है। बरगिया बीटल्स, जो कि क्या करती है, ककून को खाती है। और इसके साथ में साफ सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आती है छिपकली, चूहे, गिलहरी और चिड़िया। ये क्या करते हैं बेटा, ककून को खाते हैं। किसको खाते हैं, ये कहीं ना कहीं कोकून को क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, शत्रु हो जाएंगे। इसके बाद में आता है लेक इंसेक्ट। कौन सा आता है बेटा, लेक इंसेक्ट। अब किसका पालन करना है, अब अपने को कहीं ना कहीं लेक के कीट का, लाख के कीट का क्या करना है बेटा, अपने को कहीं ना कहीं उत्पादन करना है। तो देखो अपन बात करते हैं कैरिया लेखा। क्या हो जाएगा, कैरिया लेखा हेमिप्टेरा के अंतर्गत आता है। और कहीं ना कहीं बात करते हैं लेसिफिरिडीज का, क्या है बेटा,
कहीं ना कहीं फैमिली है। पोषक पौधों की बात करते हैं, लाख का जो प्लांट होता है, आपसे पूछा जाएगा लाख का जो इंसेक्ट होता है उसके पोषक पौधे क्या है, तो बात करते हैं प्लास का पेड़ हो जाएगा, बेर का हो जाएगा, पीपल का हो जाएगा, बबूल का हो जाएगा, खेर का हो जाएगा, कुसुम, अरहर और कहीं ना कहीं जिविया। ये क्या है बेटा, ये उसके पोषक पौधे हैं। ये क्या है, पोषक पौधे हैं। अरे किसके पोषक पौधे हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं लेक इंसेक्ट के, अरे किसके हैं बेटा, लेक इंसेक्ट के पोषक पौधे हैं। इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाने में काम में होता है, और कहीं ना कहीं जो विद्युत के जो भी होते हैं बेटा, विद्युत के जो भी उपकरण होते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं ना कहीं विद्युत का नुकसान ना हो, तो वो विद्युत का कुचालक बनाने में काम में आता है। इसके साथ में पॉलिश, चूड़ियां और श्रृंगार के सामान बनाने में काम में आता है, और सील बंद करने के लिए काम में आता है। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, इंपॉर्टेंस हो जाएंगे लेक के इंसेक्ट का। इसके बाद में बात करते हैं लेक का कीट लार्वा ग्रंथियों से क्या करता है, कहीं ना कहीं दर्व के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में होता है, दर्व के रूप में प्राप्त होता है, और कहीं ना कहीं कीट के लार्वा ग्रंथियों से प्राप्त होता है। लार्वा ग्रंथियों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है बेटा, लार्वा ग्रंथियों से प्राप्त होता है, जो कि क्या करता है, कहीं ना कहीं सूखकर ठोस भाग में, सूखकर कैसा हो जाता है बेटा, ठोस भाग में परिवर्तित हो जाता है। हाँ बेटा, अब अपन चलते हैं आगे की ओर। थोड़ी सी लाइट में बेटा इन्वर्टर बंद हो गया था, तो अब अपन चलते हैं आगे की ओर। देखो, आगे की ओर अपन पढ़ रहे थे लाख के कीट के बारे में। बेटा इसमें क्या होता है,
जो लाक इंसेक्ट होता है, लाक इंसेक्ट से क्या होता है, उसमें लेक की ग्रंथियां पाई जाती है। मतलब लाक इंसेक्ट में क्या पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है, और उन ग्रंथियों में कहीं ना कहीं द्रव्य के रूप में एक पदार्थ निकलता है, उस वो द्रव्य जब ठोस होता है, और ठोस होता है तो ये क्या होता है बेटा, यही कहीं ना कहीं अपने लाक होता है, जिसे चूड़ियां वगैरह बनाते हैं ना, तो उस लाक की बात कर रहे हैं। तो मादा कीट लार्वा जो लाक है उसको कहीं ना कहीं अपने शरीर के चारों ओर क्या करती है, सुरक्षा के लिए प्रोवाइड करती है। मतलब जो मादा कीट है ना, मादा कीट अपनी सुरक्षा के लिए चारों ओर स्रावित करती है, फिर उसको अलग करके अपन अपने यूज में ले लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा, वो कहीं ना कहीं लाक का कीट होता है। और इसकी बायोलॉजी की बात करते हैं तो गुलाबी रंग का क्या होता है, इसमें एग होता है, और कहीं ना कहीं 200 से 500 अंडे देती है। इसके साथ में ही बात करते हैं, 7 से 10 दिन बाद में किस में चेंज हो जाता है, निम्फ या शिशु में चेंज हो जाता है, और कहीं ना कहीं 3 बार निर्मोचित होता है, फिर क्या बन जाता है, एडल्ट। मतलब इसमें इनकम्प्लीट है बेटा, इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं क्या है, इनकम्प्लीट है। इसमें क्या है बेटा, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। इसमें अपूर्ण कायांतरण है, क्योंकि इसमें क्या नहीं पाई जा रही है, प्यूपावस्था नहीं पाई जा रही है। इसके बाद में देखो, अपन बात करते हैं लेक के प्रोडक्शन की बात करते हैं। अपन बात करते हैं विश्व का 70 से 80%, विश्व का, पूरे विश्व का 70 से 80% क्या होता है, लेक का प्रोडक्शन अपने इंडिया में होता है, अपने भारत में होता है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, मेथड्स की बात करते हैं। इसमें एक तो प्रचलित विधि है, जिसको बात करते हैं अवैज्ञानिक विधि, और कहीं ना कहीं प्राचीन विधि बोलते हैं। और पौधों को काटकर कहीं ना कहीं, पौधों को काटकर कहीं ना कहीं ये कहां से प्राप्त होता है, जैसे कि अपने पौधों पर क्या होते हैं, अपन ने पौधों पर पालन किया इनका, जैसे कि लेके कीट का अपन ने किसी भी पौधे पर, जो भी इसका फेवरेट पौधा होता है, उस पर अपन ने क्या कर दिया, इसका कहीं ना कहीं उत्पादन कर दिया। और वहां से अपन क्या करेंगे, इसको एकत्र करेंगे। कीट पर ध्यान नहीं, मतलब कीट क्या हो जाता है, नष्ट। कीट क्या हो जाता है बेटा, नष्ट। मतलब कीट पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, जब कीट नष्ट हो गया, मतलब अलग करते वक्त ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, भविष्य में कठिनाई आती है फसल लेने में। ठीक है, आदिवासियों के द्वारा प्रचलित विधि के द्वारा ही करते हैं, अवैज्ञानिक विधि है। आधुनिक विधि में क्या होता है, इसको समझना ध्यान से, और ये प्रोसेस भी पूछी जाती है। तो देखो, इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, रांची झारखंड में। कहाँ पर है बेटा, रांची झारखंड में है। और पौधों के 3 भागों में क्या होता है, विभाजित होता है। कुसुम की बात करते हैं तो उसमें 4 होता है, और लाख बारी बारी से और पौधों को विश्राम मिलता है। मतलब लाख का कीट तो, लाख तो बारी बारी से मिलती रहती है, और पौधों को विश्राम मिलता रहता है। अब समझो, ध्यान से समझो। इसमें सबसे पहले, इस वैज्ञानिक विधि में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सुटेबल साइट, मतलब जहां पर आपको क्या करना है, लाख का उत्पादन करना है, उस साइट का चयन करेंगे। गर्मी, सर्दी, वर्षा वगैरह ये क्या नहीं हो, ये सब नॉर्मल होनी चाहिए, और पोषक पौधा वहां पर उपलब्ध होना चाहिए। इसके बाद में आता है प्रूनिंग ऑफ होस्ट, मतलब जो अपना प्लांट है, उस प्लांट पर कोई रोगी, कोई, अपन बात करते हैं रोगी कोई पौधा वगैरह है, उसको अपन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। कोई सूखी हुई कोई ब्रांच वगैरह है, उसको हटा देते हैं, मतलब प्रूनिंग कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, पोषक पेड़ों पर, अपन ने पोषक पेड़ों की प्रूनिंग वगैरह कर दी, अब उस पर अपन कीटों को पहुंचा देंगे। उस पेड़ पर कहीं ना कहीं क्या कर देंगे, कीटों को पहुंचा देंगे, और इसको अपन संचारण या ट्रांसमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसमिशन कहते हैं। और फिर इसके बारे में बात करते हैं आगे की ओर, लाख को अलग करना। मतलब इससे क्या करते हैं, फिर लाख को अलग करते हैं, उस प्लांट से क्या करते हैं, लाख को क्या करते हैं बेटा, अलग करते हैं। तो चाकू से खुरच कर छोटे टुकड़े न हो, और पकने पर बाहरी जो रंग है वो पीला और सूखा हो, तो इसको क्या करते हैं, लाख को खुरच कर क्या करते हैं, अलग करते हैं। लाख को क्या करेंगे, खुरच कर अलग करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े भी नहीं होने देंगे। फिर इसके बाद में लाख की क्या करेंगे बेटा, धुलाई करेंगे, क्या कर देंगे, वॉशिंग कर देंगे, और ये अपने क्या हो जाता है, ये कहीं ना कहीं लाख का उत्पादन हो जाता है वैज्ञानिक विधि से। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपने पास में आता है बेटा नेक्स्ट, लेक के शत्रु क्या क्या होते हैं। मतलब जो लाख का कीट है, उस लाख के कीट के शत्रु क्या क्या होते हैं। तो इसमें एक तो क्या होते हैं, परजीवी और शिकारी कीट होते हैं। परजीवी और शिकारी कीट क्या होते हैं, कहीं ना कहीं इसका भक्षण कर जाते हैं। इसके साथ में सीड लेक होता है, ये क्या होता है बेटा, सेल लेक होता है, दोनों में समझना। वह लाख जो कि टहनियों से छुटाकर धोकर साफ करने पर मिलती है, वो तो क्या होता है, सीड लेक। एक होता है सेल लेक। दाना लाख, और कहीं ना कहीं धूल लाख को गर्म करके कहीं ना कहीं पपड़ी के रूप में जो जमा होता है,
दाना लाख और कहीं ना कहीं जो धूल लाख होती है बेटा उसको गर्म करके कहीं ना कहीं एक पापड़ी के रूप में जो जमा होती है उसको सेल लेग बोलते हैं। और कहीं ना कहीं जो कि क्या करती है टहनियों से अपन आटा कर दो कर साफ करने पर मिलती है उसको सीड लेग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सीड लेग कहते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है जिसमें है प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स की बात करते हैं बेटा ये मतलब अब भी अपन ने शुरू में भी बात की थी कि क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो प्रीडेटर्स क्या होते हैं? प्रीडेटर्स कहीं ना कहीं दूसरों का भक्षण करते हैं, जैसे कि लेडी बर्ड बीटल हो जाएगा। पर पोसी से आकार में कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो ये प्रीडेटर्स हो जाएंगे। इसमें अलग अलग होते हैं। पॉलीफेगस, पॉलीफेगस की बात करते हैं, कई प्रकार के परपोषियों का भक्षण करते हैं, जैसे कि मेंटिस हो गया, लेस्विक हो जाएगा। एक होता है सीमाहारी, मतलब बात करते हैं ये क्या होते हैं? स्टेनोफेगस होते हैं और ये कुछ सीमित का ही भक्षण करते हैं, जैसे कि कॉक्सिनिलिडीज आ जाएगा, सिरपिड्स आ जाएगा। एक आहारी होता है जैसे कि लेडी बर्ड बीटल हो जाएगा, रोडली हो जाएगा, कार्डिनलिस हो जाएगा। तो ये क्या है बेटा? ये कहीं ना कहीं प्रीडेटर्स है। क्या है? प्रीडेटर्स है। इसके बाद में आता है पैरासाइट। क्या आ जाएगा? पैरासाइट आ जाएगा। ये परपोसिस से छोटा होता है। प्रीडेटर्स क्या होता है? परपोसिस से बड़ा होता है, ये छोटा होता है। और एक के प्रभाव से परपोसी की मृत्यु नहीं होती है कि एक परजीवी हो गया और उससे मृत्यु हो गई। अरे जैसे अपने सिर में कहीं कहीं बार क्या होती है? जू होती है कि नहीं होती है, किसर होती है, उनसे क्या मृत्यु हो जाती है क्या? नहीं। अनेक के प्रभाव से कमजोर होकर मृत्यु जरूर हो सकती है और जीवन चक्र एक या अनेक परपोषियों पर होता है, तो इसको पैरासाइट बोलते हैं। इसके बाद में आता है पैरासिटोइड, जो कि क्या करते हैं? कहीं ना कहीं परजीवियों का एक ही रूप, मतलब परपोषी के आकार के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे कि मैंने बताया था ट्राइकोग्रामा, वो क्या करता है? कहीं ना कहीं दूसरों पर अंड परजीवी होता है, वो क्या देता है? अंडे देता है। ठीक है, और फिर क्या करता है? उसको नष्ट करता है। तो ये अपने क्या हो जाएंगे बेटा? ये कहीं ना कहीं अपने परजीवी आप हो जाएंगे। अब इनसे रिलेटेड कुछ गण है, उन गणों के बारे में देख लो, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखो बात करते हैं जो कि इंसेक्ट कंट्रोल में सहायक होते हैं। ओडोनेटा में क्या होते हैं? ड्रैगन फ्लाई परभक्षी होता है। गण ऑर्थोपटेरा में क्या होते हैं? परभक्षी होते हैं। न्यूप्टेरा हो जाएगा, कोलियोप्टेरा में कॉक्सिनेलिडी हो जाएगा, हाइमेनोप्टेरा में क्या हो जाएगा? मक्खियां चेल्सिडी हो जाएगी। डिप्टेरा की बात करते हैं, परजीवी और परभक्षी दोनों इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये इनसे रिलेटेड क्या हो जाएंगे? ऑर्डर हो जाएंगे जिनमें ये पाए जाते हैं, जिनमें ये अवेलेबल होते हैं। इसके बाद में आता है अपने पास में मास मल्टीप्लेक्शन टेक्निक, ट्राइकोग्रामा किलेनिस। क्या हो जाएगा? ट्राइकोग्रामा किलेनिस हो जाएगा। ये एक प्रकार का अंड परजीवी है और कहीं ना कहीं लेपिडोप्टेरा है। और कहीं ना कहीं बात करते हैं तो कीटों का प्रबंधन में सहायक होता है और इंसेक्ट का कंट्रोल करता है। देखो प्रोडक्शन मेथड की बात करते हैं, पहले इसमें कोर्सायरा के अंडे चाहिए, ट्राइको कार्ड चाहिए और पॉलीथीन के बैग चाहिए, ब्रश चाहिए, कैंची चाहिए, यूवी चेंबर चाहिए और रेफ्रिजरेटर चाहिए। ये क्या चाहिए बेटा? ये कहीं ना कहीं अवेलेबल होने चाहिए। स्टेप्स की बात करते हैं तो इसमें कोर्सायरा के अंडों को सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? धोते हैं। फिर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कहीं ना कहीं 30 मिनट तक क्या करते हैं? यूवी रेडिएशन से इन कोर्सायरा के अंडों को उपचारित करेंगे। उपचारित करने के बाद में कोर्सायरा के अंडे क्या नहीं होंगे? इनमें भ्रूण की वृद्धि नहीं होगी। भ्रूण की वृद्धि नहीं होगी और ट्राइकोग्रामा अपना जीवन चक्र पूरा इन कोर्सायरा के अंडों पर कर लेगा, इन अंडों पर कर लेगा। और कहीं ना कहीं बात करते हैं फिर ये जिस पेपर पर ट्राइकोग्रामा के परजीवी चिपके हैं उसको क्या कहते हैं? ट्राइको कार्ड। और उस पर एकत्रित हो जाते हैं। ट्राइकोग्रामा का अपन ने क्या कर लिया? ट्राइकोग्रामा का क्या कर लिया? मल्टीप्लेक्शन, कोर्सायरा के अंडों को धोया, धोने के बाद में यूवी रेडिएशन से उपचारित कर दिया और उपचारित करने के बाद में भ्रूण की वृद्धि नहीं होगी। अब ये ट्राइकोग्रामा इस पर अच्छे से अपना जीवन व्यापन कर लेगा, अंडों का उत्पादन कर देगा, अपनी संख्या में ग्रोथ कर लेगा। तो यही तो मल्टीप्लेक्शन होता है। इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ पॉलिनेटर्स, वीड किलर्स, स्कैवेंजर्स। मतलब बात करते हैं पॉलिनेटर्स की बात करते हैं तो इसमें बटरफ्लाई और हनी बी तो मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है, इसके बाद में सिरफिडी मक्खी आ जाएगी, इसके साथ में बीटल्स आ जाएगी। इसके बाद में आता है वीड किलर्स, जो कि क्या करते हैं? जीव होते हैं, कीट होते हैं, कहीं ना कहीं क्या करते हैं? अपने खरपतवारों को नष्ट करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? जाइकोग्रामा बाइकोलाटा आ जाएगा, गाजर घास, इसके साथ में क्रोसिडोसिमा लेंटाना आ जाएगा। ये अपने क्या हो जाएगा? लेंटाना कैमरा। जलकुंभी विविल आ जाएगा, जो कि जलकुंभी को नष्ट करता है। नागफनी मिलीबग आ जाएगा, जो कि नागफनी को नष्ट करता है।
तो बेटा ये हो जाएंगे अपने, किसके आ जाएंगे, वीड किलर्स। अब आते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स की बात करते हैं जो कि साफ सफाई करते हैं, मतलब जो भी अवशेष वगैरह जो भी गंदगी है उसको अब क्या कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं, साफ सफाई करते हैं। तो इसमें आता है डंग बीटल। डंग बीटल क्या करता है, गोबर की खाद कर, मतलब डिकम्पोजर्स भी कर सकते हैं इनको। तो ये गोबर को खाकर कहीं ना कहीं गोलियां बनाकर भूमि के अंदर छोड़ता है और उससे उर्वरा शक्ति या फर्टिलिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है बेटा, फर्टिलिटी बढ़ती है। और इसके बाद में आ जाएगा चींटियां, मरे हुए जीवों को खाकर क्या करती है, नष्ट करती है। फिर आती है दीमक, ये क्या करती है, सड़ी लकड़ियों का क्या करती है, भक्षण करती है। फिर आता है पानी को साफ करने वाला भृंग, और फिर आता है चैपर बीटल, और फिर आता है रोव बीटल। ये क्या करते हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं साफ सफाई में सहायक होते हैं, जो हानिकारक होते हैं उनका क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, मतलब डिकम्पोजिशन करते हैं, ऐसे समझ लेना कि क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। इसकी पूरी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी बेटा, सिंदूर बैच में मिलेगी। और कहीं ना कहीं इस सेशन में आपको थोड़ी बहुत समस्या हुई है, उस समस्या के लिए खेद है, और कहीं ना कहीं आगे ऐसी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। और फिर भी ये वीडियो कंप्लीट आपको एक साथ में करके आपके लिए अवेलेबल करवा दी जाएगी, और फिर आपके लिए गेस पेपर की और जो न्यू टाइप की है वो भी जल्द आने वाली है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथी।